हेलो जी, अब हम नए लेसन के साथ शुरू हैं। हमारे साथ दोबारा से उसामा मौजूद हैं और हमने पिछले सेशन में हमने HTML सीखी थी। HTML के बहुत सारे टैग्स हमने सीख लिए थे और उसामा को मैंने एक छोटा सा टास्क दिया था। तो वो टास्क था ये, इसमें उसने बनाना था। और आपको भी मैं कहूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। और उसमें आपने ये करना है कि इस तरह का छोटा सा टास्क है जो बनाना है, जिसमें इमेज और फॉर्म की कुछ चीज़ें। इसमें हम उसामा से पूछेंगे कि अभी उन्होंने किस तरह बनाया है इसको, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इंट्रो करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का सेशन है, ठीक है उसामा? जी। तो अभी उसामा ने ये बनाया, और उसामा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो कि आपने ये जो बनाया है ये इसको किस तरह बनाया है। इसको हम इस तरह कर देते हैं साइड पे दोनों को, और इसको हम कंट्रोल भी कर देते हैं। और अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो शुरू से कि आपने इसको किस तरह बनाया। सबसे पहले तो मैंने एक ये फ़ाइल बनाई थी। फ़ाइल के अंदर मैंने सबसे पहले शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क जब किया था तब ये मेरे पास ये हेडर आ गया था। ठीक है, जो सबसे ऊपर हेडर है, सही है, जिसके अंदर टाइटल है, और ये मैंने टाइटल अपना चेंज करके उसामा CV से कर दिया। सही है। उसके बाद मैंने सबसे पहले जो आपका टास्क था वो आपने कहा था कि सबसे पहले एक इमेज लगानी है, इमेज के बाद आपने एक फॉर्म जनरेट करना है। ठीक है, फॉर्म के अंदर ये सारा फील्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आपने तो इमेज मैंने लगा सबसे दी। पहले इमेज लगाई। इमेज की सोर्स, इमेज की जो सोर्स है वो मैंने सबसे पहले जाके अपनी एक इमेज डाउनलोड की। हाँ। डाउनलोड करने के बाद उसको उस फोल्डर में रखा जहाँ पे मेरे बाकी एसेट्स पड़े थे, जहाँ पे बाकी फाइल्स पड़ी थी। सही है। तो मैंने वहाँ पे जाके इसको प्लेस कर दिया था। प्लेस करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना। सही है। उसके बाद सबसे पहले मैंने डिवीजन फॉर्म का वो डिव लगाया। डिव लगाने के बाद फॉर्म की। अच्छा, ये आपने 2 टैग क्यों लगा दिए? ये एक टैग की तो ज़रूरत नहीं है हमें, है ना? ये हाँ, इसको डिलीट कर देते हैं, मिस्टेकनली हो गया होगा। हाँ, चलो आगे। ये सबसे पहले मैंने वो फॉर्म का टैग लगाया। फॉर्म के टैग के अंदर मैंने डिव्स लगाई हैं। डिव के अंदर मैंने सबकी एक एक ना फील्ड दे दिया, नेम, ईमेल, टेलीफोन, डेट ऑफ बर्थ, मेल, सही है, और जो जेंडर है, जो रेडियो था। सही है, उसके बाद चेक बॉक्स लगा दिया और सबमिट का बटन लगा दिया। सही है। तो ये सबसे पहले मैंने जो डिव से स्टार्ट किया, लेबल, इनपुट वगैरह मैंने सारे प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट करने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा करीब था, लाइन स्पेसिंग नहीं थी। तो मैंने उसके अंदर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक का मैंने ये यूज़ किया टैग। ठीक है, तो ये ब्रेक के टैग यूज़ किए। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार ये फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा और स्टाइलिंग नहीं आ रही। तो मैंने उस्मान साहब को कहा, मैंने कहा आप CSS सेमी सिखा रहे हैं, मैं HTML से ही कर देता हूँ इसको स्टाइल। तो मैंने फिर उसके बाद ये हेडिंग्स, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियोस में हेडिंग डिस्कस की थी कि 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 to H6 तक होती है। तो वो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो मैंने H2 हेडिंग इनके सबके डिवीजन्स के बाहर लगा दी है। ये जो डिव्स हैं इनके बाहर लगा दिए। तो मेरा ये खुद ब खुद ही डिवीजन्स जो हैं वो बड़ी होगी, सही हो गया, एक बड़ा साइज़ हो गया। सही हो गया। उसके बाद मैंने ये सारी फील्ड्स के ऊपर लगा दी। और जब मैं सबमिट के बटन पे गया, उस्मान थोड़ा नीचे करेगा, ये सबमिट का बटन नहीं दिखा। सही है। सबमिट का बटन जब मैं बटन के ऊपर लगा रहा था तो वो वाली मेरी स्कीम जो थी ना, वो वाला जो मेरा मेथड था वो फेल हो गया। बटन के ऊपर लग ही नहीं रहा था, ठीक है, कि वो बड़ा हो जाए। फिर मैंने उस सबमिट के अंदर जाके जहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं उसको मैंने स्ट्रॉन्ग का अलग टैग दे दिया कि यार इसको सबमिट को मुझे ना स्ट्रॉन्ग कर दे। सही हो गया। तो मैंने वो सबमिट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। सही हो गया। मेरा ये फॉर्म जो है ना ये जनरेट हो गया। अच्छा, ये बेहतरीन, वैसे आपने कोशिश बहुत बेहतरीन की है कि आपने इसको थोड़ा सा CSS के बगैर ही स्टाइल करने की कोशिश की है। लेकिन मैं इसके अंदर अभी भी थोड़ी 1-2 चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करूँगा, ठीक है? जी, ज़रूरी है, बहुत। उसमें ये है कि आपकी सबसे चीज़ पहली, H2 के अंदर कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा, कोई भी चाइल्ड एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है? मतलब आपने अगर इसके अंदर H2 लिखा है तो H2 के हेडिंग से जितने भी टैग हैं H1 से लेके H6 तक, उसके अंदर कोई भी दूसरा चाइल्ड एलिमेंट नहीं होगा HTML का, ठीक है? H2 होगा और उसके अंदर टेक्स्ट होगा और H2 का टैग क्लोज हो जाएगा। इससे कोई मसला तो नहीं होगा, आपका बिल्कुल सही आ रहा है। मतलब आप उस तरफ देखो, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखो, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वैलिडेशन के हिसाब से गलत है, सही है? तो आपकी जो गूगल पे जो वैलिडेट होगा वो चीज़ें फिर वो गलत करेगा, तो उसको कहेगा ये एक एरर है या रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। एक ये चीज़ है पॉइंट आउट। बाकी आपने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बेहतरीन लिखा हुआ है, हर चीज़ इसमें ऑन पॉइंट है और बेहतरीन काम किया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू। ये असल में मैंने ये जो हेडिंग्स वगैरह यूज़ की थी, मैंने तो कहा कि यार CSS नहीं की हुई तो थोड़ा सा मैं इसको स्टाइल कर दूं। आपने इस वजह से मैंने वो पाकिस्तानी एक जुगाड़ लगाया। है, आपने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, अब हम शुरू करेंगे
थोड़ा सा प्रैक्टिस का हमारा हो गया, अब थोड़ा सा और आप लोग को मैं कहूँगा ये ज़रूर थोड़ा सा बनाइएगा ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए इसके। मैं तो कहता हूँ इनसे ये जो आगे बाकी के स्टूडेंट्स हैं इनसे बनवाएं भी और इनसे कमेंट बॉक्स में भी ये सेंड करवाएं और इनके चेक करवाएं, और जिस तरह मेरी आपने गलतियाँ निकाली हैं वैसे इनको भी पॉइंट आउट करें। ऐसा ही है, ये सही कह रहे हैं सामा। अच्छा, अब हम चलेंगे उसके थोड़ा सा इंट्रो की तरफ। इंट्रो में आके हम आज करेंगे क्या, सबसे पहले हम शुरू करेंगे CSS, उसकी CSS की हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और फिर हम उसके बाद थोड़ा सा सेशन रखने के बाद हम उसको एक छोटी सी वेबसाइट बनाएंगे कि जिसमें हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको CSS के बारे में बता दूँ। चलो, CSS की फुल फॉर्म जो है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। अच्छा, हम इसको ऐसा करते हैं कि हम नोटपैड, आप इसको कंट्रोल B कर लेते हैं, और हम आपकी प्रैक्टिस, हमने यहाँ पे फाइल्स बनाई थी प्रैक्टिस की, और ये वो हम इसको ऐसा करते हैं कि एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिस है, और इन दोनों आपकी प्रैक्टिस वाली चीज़ों को हम उस फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, अब आपके इसमें ये हो गया, और इसको हमने फोल्डर में डाल दिया। क्या कर रहे हैं यार, आपने पब्लिक ही कर दिया, और इसको उसमें डाल दिया और फोल्डर में डाल दिया। और अब index.h हमारा काम यहाँ तक हो रहा था, ठीक है। अच्छा, इस सारे के सारे काम को, इसको बल्कि हम ऐसे ही रहने देंगे और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे हम इसे कहेंगे कि index.html, सही है, ओके। तो ये था हमारा जो उसमें हमने शुरू में बनाया था, ठीक है, फॉर्म बनाया था और ये सारा कुछ बनाया था, सही होगी। और हम इस ऊपर वाले को भी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अगर इस सारे कोड की आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने पिछली वीडियो सही से देखी नहीं है, तो आप उसको दोबारा से देखें और कुछ भी मसला हो तो हमें बताएं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक फॉर्म पेज आ रहा था। अब CSS क्या होती है, लेकिन मैं इसको सारे को एक दफ़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि हम दोबारा से एक नया फ्रेश स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसको हम 0 कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, सही हो गया। अच्छा, आज हमारा है CSS के ऊपर, H1 का टैग लगाएंगे हम और हम कहेंगे कि CSS है। अच्छा, CSS का असल जो मकसद है वेबसाइट के ऊपर, HTML सिर्फ वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेगी, सही है। CSS उस स्ट्रक्चर को बेहतर करेगी। जब शुरू में वेबसाइट्स लॉन्च हुई थी या इंटरनेट लॉन्च हुआ था, तो क्या होता था कि जो वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी HTML पे होती थी, और उसके अंदर कोई भी कलर्स और इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर नहीं होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त के साथ साथ इंटरनेट अडॉप्ट होना शुरू हुआ तो हमारे पास ये एक नई चीज़ आई कि CSS इसको स्टाइल कैसे करना है। CSS में अब बहुत सी और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह एनिमेशंस हैं और इस तरह की दूसरी और चीज़ें हैं। तो CSS को हम पर्टिकुलरली सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल करते हैं कि ये स्टाइलिंग के लिए हमें मदद करते हैं, सही होगी बात। अच्छा, अब CSS को हमने स्टाइल कैसे करना है, इसको ऐड कैसे करना है अपनी इस HTML के अंदर, तो इसके 3 तरीके, ठीक है। अच्छा, 3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके बारी बारी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेलेक्टर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सेलेक्टर्स के बारे में आपको मैंने HTML के अंदर एट्रीब्यूट्स बताए थे, ठीक है, वो क्या होते थे याद नहीं है, थोड़ी सी हिंट दें। वो यही होते थे कि एट्रीब्यूट्स जो H1 के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका H1 लगा हुआ है तो आपने इसके अंदर कोई भी अच्छा एट्रीब्यूट्स, वो क्लास हो गई, वो ये सारे टाइप हो गया, यही आपके सिलेक्टर्स हैं, ठीक है। CSS के लिए सेलेक्टर्स का मतलब ये है कि आपने CSS को बताना है कि इस चीज़ को आपने कलर करना है, आपने बोल्ड करना है, आपने उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना है या क्या करना है, सही है। सेलेक्टर का मतलब ये होगा। तो फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी मिसाल से शुरू करेंगे। अब अगर हम क्लास, ये मेन एक सबसे बड़ा सेलेक्टर है क्लास और आईडी, ये 2 चीज़ें हैं, सबसे बड़े सेलेक्टर्स हैं, ज़्यादातर यही CSS में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम क्लास में जाएं और हम कहें कि इसको हमने एक क्लास दे दी है, उसको हमने कह दिया ये हेडिंग है, ठीक है, इस क्लास का नाम हमने रख दिया हेडिंग।
अब इसको हम सेव करें तो ये हमारे पास हेडिंग जो है वो एक सिलेक्टर बन गया, ठीक है, ये हेडिंग अब सिलेक्टर बन गया। अब इस हेडिंग के ऊपर CSS लगाने के 3 तरीके, सही है। वो क्या तरीके हैं? सबसे पहला हम उस एक को कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड पे इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे, इनलाइन स्टाइल के बाद हम करेंगे आपका है इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, ये 3 है। अब इसमें होता क्या है कि जो इनलाइन स्टाइलिंग है इसको हम ऐसे कमेंट कर देते हैं Ctrl// के साथ। इनलाइन स्टाइलिंग का मतलब ये है कि आपने जिस टैग के अंदर भी आप हो जी, उसी टैग के अंदर आपने स्टाइल का एक कीवर्ड लगाना है, एक एट्रीब्यूट लगाना है स्टाइल का, जी ठीक है। और उसको आपने इज इक्वल करना है और आपके साथ आपके पास वो आ जाएगा, इज इक्वल के बाद डबल कोट्स आ जाएंगे और उसमें होगा ऐसे कि आपने जो चीज़ भी लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में आता है कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, CSS जो लिखा हुआ है H1 इसका मैंने कलर चेंज करना है, तो वो कैसे होगा? आपने कलर की प्रॉपर्टी देखनी है, कलर, जिससे अब देखो मैं लिख रहा हूँ तो एमिट आपको वो दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो आपने कलर लिखना है, कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको कलर भी की भी सजेशंस देगा, सही है। तो आपने इसके कलर को करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसके कलर को करता हूँ रेड, ये रेड कर देता हूँ, मैं इसको सेव करूँगा तो रेड हो जाएगा, क्या बात, सही है, बेहतरीन। ये एक बेसिक सा स्टेप है CSS की तरफ, सही है। ये हमारी, इसको हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं, ठीक है, सही है। अब इसके अंदर ही हमने ज़्यादा अगर इंक्लूड करनी है, हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि ये एक्सपैंड हो जाए, इसको थोड़ा सा यूँ करते हैं, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने क्या किया है, कलर लगाया है रेड स्टाइल के साथ और आपने इसको CSS को दे दिया और वो CSS रेड हो गया, सही है। अब आप इस रेड के ऊपर होवर करेंगे तो आपको ये सारे उसका कलर पैलेट भी नज़र आएगा, टोन नज़र आएगा, कलर पैलेट नज़र आएगा। आप इसको जो मर्जी करें, आप इसको ऐसे करके चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको कलर को चेंज कर सकते हैं और कुछ भी इसका कलर रख सकते हैं। आप इसको सेव करेंगे तो ये CSS, अब ये इससे आपने यहाँ पे अब देखें एक नई चीज़ आई है कलर के अंदर, RGB, ठीक है। हर कलर आपको पता है कि हर लाइट के अंदर, अगर हमने साइंस पढ़ी हो शुरू में तो हमें पता होगा हर लाइट 3 कलर से बनी होती है, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इसके इस सेम पैटर्न के साथ ये भी बना होता है। मतलब आपने इसको रेड कितना करना है, आपने इसको ग्रीन कितना करना है और आपने इसको ब्लू कितना करना है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको नंबर्स भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आपको हमेशा कलर कोई ना कोई ऐसे होवर करके सिलेक्ट, हाँ, आपको कलर आपको हमेशा कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, सही है। ये एक इसकी विजुअल स्टूडियो कोड की अच्छी बात है, सही है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं, हम इसको सिर्फ रेड लिख देते हैं। अब आपने करना है क्या है, अब फॉर एग्जांपल आपने नई प्रॉपर्टी लगानी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, सही है। सेमीकोलन लगाओगे तो आप एक नई प्रॉपर्टी लगाओगे, आप कहते हो कि मैंने इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, इसका फॉन्ट जो, अच्छा CSS की एक ख़ास बात है, आपके जहन में जो चीज़ भी आ रही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सही है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि आपके जहन में जो चीज़ भी आ रही है, आप उस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जांपल आपके जहन में आ रहा है कि मैं CSS को चाहता हूँ इसका टेक्स्ट बड़ा हो जाए, तो इसकी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़, मतलब सिंपल प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़, कोई वो इसके अंदर नई बात नहीं होगी। मतलब आप फिर चाह रहे हो कि मैं चाह रहा हूँ CSS सेंटर में आ जाए, तो इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, वो वर्ड वाली थोड़ा सा हो, मतलब जो आपके जहन में वर्ड आ रहा है वही इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, या उससे मिलती जुलती कोई ना कोई होगी, सही है। तो अब आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने फॉन्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ करना है, तो इसकी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़, आपने इसको फॉन्ट साइज़ करना है और आपको वो दे भी देगा, और यही इसकी एमिट में होगा कि आपको वो सारी नीचे सजेशंस दे देगा कि आपने कौन सा इंक्रीज़ करना है, क्या करना है। फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी की सारी आपको दे देगा, जी ठीक, सही है। तो आपने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, आप फॉन्ट साइज़ पे गए, आपने इस पर फॉन्ट साइज़ पे क्लिक किया और आपने इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, कह लो 20 पिक्सल्स, छोटा हो गया। अब मैं पिक्सल्स के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले
हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, जैसे 100 कर दिया हमने तो इंक्रीज़ हो गया, सही है। अच्छा, पिक्सल्स क्या होते हैं, आपको ये बात पता होगी कि हमारी जो स्क्रीन होती है वो उसके अंदर अगर हम उसको छोटे से छोटा लेवल पे ले जाएं तो वो पिक्सल्स में डिवाइड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, हर एक छोटा डॉट उसके ऊपर पिक्सल की रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सही है। तो ये वही सेम पिक्सल है। 100 पिक्सल का मतलब है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 100 पिक्सल्स ले लेगा, CSS प्रिंट होगा, 100 पिक्सल्स ले लेगा, और यही इसका मतलब है, ठीक है। इसको हम, इस पिक्सल को हम कहते हैं यूनिट्स, CSS के यूनिट्स हैं ये, ठीक है। यूनिट्स जिस तरह हम आम मयर किलोमीटर होते हैं, ये सारे ये भी CSS के यूनिट है, पिक्सल्स है CSS का यूनिट है। CSS के और भी बहुत से यूनिट्स हैं, जिस तरह REM है, EM है, लेकिन उसको अभी के लिए हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अभी के लिए जो मेन इसका यूनिट आपने याद रखना है वो पिक्सल्स है, सही है। अच्छा, ये तो होगी इनलाइन स्टाइल, ये हमने की है। अब इनलाइन स्टाइलिंग, सही है। अब सेम चीज़ हम हेड में है, ठीक है। हमने यहाँ पे हेड पढ़ा था टैग, सही है। हमने इसके अंदर टाइटल में है, और टाइटल में अब एक और टैग है, टाइटल के नीचे आप आओगे तो एक और टैग आप लगा सकते हो, उस टैग का नाम है स्टाइल, ठीक है। स्टाइल। तो आप कैसे करते हो, आप इसको स्टाइल और स्टाइल का टैग, जिस तरह आम HTML का टैग होता है, जी जी, उसको स्टाइल का टैग करते हो और आप उसको एंटर करते हो। अब ये स्टाइल के टैग के अंदर आप CSS लिख सकते हो। अब किस तरह लिखनी है CSS, सेलेक्टर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इसको CSS को हमने दिया हुआ था, ये जो टेक्स्ट है हमने इसको इनलाइन स्टाइल किया हुआ था और स्टाइलिंग ये वाली दी हुई थी, सही है। और हमने इसको एट्रीब्यूट दिया हुआ था और सेलेक्टर दिया हुआ था क्लास का हेडिंग, ठीक है। हम इस हेडिंग को करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे हम हेडिंग, ठीक है। ये इसका तरीका, बेसिक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। हेडिंग, ये इसका सिंटेक्स है बेसिकली, सही है। तो हेडिंग को किया, फिर आपने स्पेस दबाई, आपने करली ब्रेसेस लगानी है, सही है। आप करली ब्रेसेस लगा के एंटर होंगे तो अब ये सेलेक्टर जो है इसको रेफ़र करेगा H1 को। इसमें एक गलती है, और वो गलती ये है कि यहाँ पे हेडिंग के साथ हमेशा जो क्लास होती है वो डॉट के साथ रिप्रेजेंट होती है, और आईडी जो होती है वो हैश के साथ रिप्रेजेंट होती है, सही है। अब यहाँ पे क्लास है तो इसका मतलब है कि हमने डॉट शुरू में लगाना है, सही हो गया, ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चल जाए कि ये डॉट से कोई क्लास शुरू हो रही है और उस क्लास का नाम है हेडिंग, उसको हमने जो भी स्टाइल देना है वो देना है। तो वो हमारा ब्राउज़र क्या करेगा, वो हेडिंग की जो क्लास होगी वो इस सारे बॉडी के अंदर ढूंढेगा और उसको स्टाइल कर देगा, सही है। अब हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, स्टाइल को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और सेव करते हैं, तो कुछ नहीं होगा। हेडिंग के अंदर अब हम जाएंगे और हम कहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दो, 20 पिक्सल कर दो, 100 पिक्सल कर दो और सेव कर दो, ठीक है। हमारे पास वही रिज़ल्ट आ गया। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने वो सेमीकोलन ऐसे नहीं लगाए, ठीक है, जो हम पहले लगा रहे थे, हमने वो ऐसे नहीं लगाए क्योंकि हम ये इनलाइन नहीं है, ये इंटरनल हो गई है, ये आउटसाइड हो गया, सही हो। तो हमने वो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ है। फिर हर प्रॉपर्टी के बाद एक लगेगा कॉलन लगेगा, ये जो कॉलन लगा हुआ है, और फिर जहाँ पे उसकी वैल्यू ख़त्म होगी वहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, सही होगी बात। अब हम इसको इसी तरह फॉर एग्जांपल हम इसको कलर कर सकते हैं, हम इसको कलर करते हैं जी, रेड कर देते हैं या इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह चेंज होता जाएगा। ये होगी इनलाइन स्टाइलिंग। अच्छा, अब ये दोनों ही तरीके जो मैंने आपको बताए, इनलाइन स्टाइलिंग और ये इंटरनल स्टाइलिंग होगी, ये वाली जो आपकी, ठीक है। अब मैंने दोनों तरीके जो आपको बताए, ये इनलाइन स्टाइल और इंटरनल वाली, ये दोनों तरीके इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक आपकी ये हेडिंग है जी, ठीक है, आप एक और जगह हेडिंग लगाना चाह रहे हो, आप कहते हो फॉर एग्जांपल हमने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हम इसको यहाँ पे करते हैं, हमने एक लिखा है पैराग्राफ, सही है। हम उसको कहते हैं कि कोडिंग इज़
ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये यूँ कह लेते हैं हम, सही है। हमने एक और पैराग्राफ नीचे जाके लिखा है और उसको हम कहते हैं हेलो हाउ आर यू, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ हमने ये ऐसे कर दिया, ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने लिख दी। अब फॉर एग्जांपल हम इसको चाहते हैं कोडिंग इज़ ग्रेट और हेलो हाउ आर यू को, दोनों को हम चाहते हैं कि इनका जो टेक्स्ट कलर है वो ऑरेंज हो जाए। सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम फॉर एग्जांपल इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू जाते हैं, हमें पता है वो सिर्फ CSS से हो सकता है, तो हम इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू जाते हैं। हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे स्टाइल, हम इसको स्पेस दबाएंगे, हम कहेंगे स्टाइल है और कलर है आपका और वो है जी ऑरेंज है, सही है। इसको हम ऐसे ऑरेंज है, सही हो गया, ऑरेंज हो गया। अच्छा हम तो चाहते हैं कि अगला वाला भी ऑरेंज हो, तो अगला वाला भी ऑरेंज हो, तो हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा और नीचे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कोड रिपीट होता जा, अब ये जो कोड तो नहीं कह सकता इसको, लेकिन ये जो लाइन है, ये जो स्टाइल है इनलाइन स्टाइल, ये रिपीट होता जा रहा है। अगर हमारे पास 100-200 पैराग्राफ्स और आ जाएं तो ये तो रिपीट होता जाएगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क नहीं है, हाँ स्मार्ट वर्क नहीं है ये। तो और फॉर एग्जांपल अगर हमें कहीं चेंज करना पड़ जाता है, हम चाहते हैं अब नहीं, हम ऑरेंज अच्छा नहीं लग रहा, अब चाहते हैं कोई ग्रीन हो, तो हमें हर में ग्रीन इंडिविजुअली करना पड़ेगा सारी फील्ड। इस वजह से ये इनलाइन स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। हम इस चीज़ से बचने के लिए अपना सिलेक्टर्स लगाते हैं, जिस तरह हम सिलेक्टर्स लगाते हैं और वो सिलेक्टर्स इस तरह ही होते हैं आमतौर पे क्लास के, और हम उसको कहेंगे कि जैसे हमारा पैरा है और हम इसको भी क्लास दे देंगे और उसको हम कह देंगे पैरा, ठीक है। और फिर इस पैरा को जिस तरह हमने हेडिंग को दिया है, तो हम उसको क्या करेंगे, पैरा, और इसको हम कलर कर देंगे, और नीचे एक पैरा के अंदर एस क्लास हो गया, रेड। अच्छा ये रेड हो नहीं रहा अब, हेलो हाउ आर यू, हाँ हेलो हाउ आर यू के अंदर एस क्लास लिखा गया है, वो एस क्लास लिखा गया, ठीक है। अब भी रेड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कोई वजह? वो आपने मेरा ख्याल है डॉट नहीं लगाया। हाँ डॉट नहीं लगाया, तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि डॉट नहीं लगाया, क्योंकि हमने उसको बताना है कि ये क्लास है पैरा और उसको हमने रेड करना है, सही है जी। तो अब हम जो भी करेंगे रेड की जगह ऑरेंज कर लें, तो वो होगा सारा एक साथ ही चेंज कर देगा, जहाँ जहाँ पैरा होगी वो वहाँ चेंज करता जाएगा, सही है। ये इसका इंटरनल का फ़ायदा हो जाएगा। ये इंटरनल है अभी, हाँ जी एक्सटर्नल हो गया, ये इंटरनल होगी। एक्सटर्नल का मैं बताता हूँ, एक्सटर्नल क्या होती है। अब ये इसी एग्जांपल को सेम चीज़ को रखें और आप कहें कि आपका जो पैरा है वो बहुत सारी फाइल्स के अंदर है, जिस तरह हमारे पास ये प्रैक्टिस वाली फ़ाइल थी, इंडेक्स वाली फ़ाइल थी, 2 फाइल्स थी। इसके अंदर भी इंडेक्स प्रैक्टिस वाली फ़ाइल के अंदर भी एक पैरा है, उसको भी हम रेड करना चाहते हैं, ठीक है, उसको भी हम रेड करना चाहते हैं। तो लेकिन हमने तो इसके अंदर सिर्फ रेड ऑरेंज लिखा हुआ है, सही है। तो फिर मसला ये आएगा कि जिस तरह यहाँ पे ये मसला आ रहा था कि बारी बारी हमें चेंज करना पड़ रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे ये इनलाइन जो इंटरनल होगी उसका यहाँ पे मसला आएगा, तो फिर हम उसके लिए एक्सटर्नल लगाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कैसे होती है कि आपने इसको किया है Ctrl+V और आप यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हो अपने इस मेन के ऊपर ही, आप एक फ़ाइल बनाते हो कि ये आइकन है, इसको क्लिक करोगे तो फाइल बनेगी। आप उस फाइल का नाम रख देते हो, इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इस फाइल का नाम स्टाइल रखता हूँ, फॉर एग्जांपल style.css, जी, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन रखोगे .css और फिर इसको एंटर कर दोगे, सही है। तो आपने देखा होगा वो आइकन वैसे बन जाएगा। और अब इसके अंदर ये जो हमने इंडेक्स में काम किया है, इस टैग के अंदर हमने इस सारे को कॉपी कर लेना है, ठीक है, इसको सारे को कट कर लेंगे और हम इस स्टाइल वाली फ़ाइल के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने ये स्टाइल वाला टैग नहीं उठाया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो स्टाइल है, सही है। तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अब हम Ctrl+V इसको करेंगे और अब हम जाएंगे इस सर्वर के ऊपर, इसके ऊपर, तो आप देखेंगे, तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर कुछ मेरा वो हमने जूम आउट किया हुआ है। अच्छा,
अब ये करना ये है, अब इसमें हमने CSS इस पे लगा दी, ठीक है। अब इसको इस फाइल के साथ लिंक कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि आपने दोबारा हेड के अंदर ही जाना है, जो आपका हेड का टैग है उसके अंदर ही जाना है, और करना ये है कि सिंपल तरीका है, अगर आप लिंक लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा लिंक CSS, ठीक है, ये एमिट किया है। लेकिन ये वाली जो आपने लाइन है ये याद रखनी है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं करना, इसको हम खुद लिखते हैं। वो कैसे करेंगे, एक टैग होता है लिंक का जी, ठीक है, उस टैग के अंदर हम कहेंगे स्टाइल, जो उस टैग के अंदर हम कहेंगे href, और href आपको पता है कि हमने उसको लिंक करना है, तो हमने स्टाइल का जो हमने स्टाइल शीट बनाई है उसका नाम देना, तो हमने स्टाइल शीट फाइल का नाम रखा है style.css, जी जी, तो हम उस style.css को यहाँ पे लिंक कर देंगे, ठीक हो गया। और हम इसको दोबारा से करेंगे, अगर सही है। हमने एक गलती की कि हमने रेल नहीं लिखा, ठीक है, ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। हमने बताना है कि जो लिंक आप कर रहे हो ये चीज़ क्या है, ठीक है, ये ब्राउज़र को पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, और हाँ वो चीज़ है हमारी स्टाइल शीट, ठीक है। तो आपने लिखना है रेल स्टाइल शीट, और फिर उस फाइल का नाम के जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है उसका नाम लिख देना, style.css। फिर आप देखोगे कि इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, हमने हेडिंग को कलर ब्लू किया हुआ है और फॉन्ट साइज 100 पिक्सल किया हुआ है, तो वो हमारा अप्लाई हो गया, और कलर हमारा पैराग्राफ्स का कलर ऑरेंज है, तो वो हमारा ऑरेंज अप्लाई हो गया। सही होगी बात। ये तो होगी हमारी 3 टाइप्स, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। हम ज़्यादातर काम एक्सटर्नल पे ही करेंगे, सही है, वो ज़्यादा बेहतरीन है जी। तो अब तो ये हमने इसके बारे में बात की। अब हम ऐसा करेंगे कि हम 2-3 सेलेक्टर्स और करते हैं, ठीक है। हम अभी हमने क्लास के बारे में बात की, अब हम कैसे करते हैं, क्लास के अलावा भी सेलेक्टर्स होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हेडिंग जो होती है ना, H1 का जो टैग होता है, वो आम तौर पे सारी वेबसाइट में एक ही दफ़ा लिखा जाता है जी। ये मैं आपको बातें इस वजह से भी बता रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, आप जितनी मर्जी दफ़ा लिख दो H1 का टैग, लेकिन एक दफ़ा लिखना ही सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है, सही है। ताकि ये मैं आपकी प्रैक्टिस को ठीक कर रहा हूँ, सही है। तो अब हेडिंग का टैग अगर एक दफ़ा ही लिखा जाता है, तो इसका मतलब हम इसको ID दे सकते हैं, सही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ID सिर्फ एक ही टैग को सिर्फ एक पेज में देनी है जो सेम होगी, तो हम इसको ID देते हैं, हेडिंग की ही ID दे देते हैं, ठीक है। अब वो हालांकि हमने क्लास सिर्फ ID में सिर्फ फ़र्क डाला है क्लास और उसका ID का, लेकिन वो CSS उसकी चेंज हो गई है। इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे हमने हैशटैग नहीं लगाया। हाँ, हमने हैशटैग लगाना है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ हैश लगाएंगे। हम ये कहेंगे कि स्टाइल में जाएंगे, जो हमने एक्सटर्नल उसको दी हुई है, उस स्टाइल वाली फाइल में जाएंगे और हम यहाँ पे डॉट की जगह हैश लगा देंगे, सही है, और इसको सेव करेंगे तो हमारे पास वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो ID अगर जब यूज़ कर रहे हैं एज अ सेलेक्टर तो आपने हैश लगाना है, अगर आप क्लास यूज़ कर रहे हैं तो आपने डॉट लगाना है, सही होगी बात। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा टैग बनाया है, जैसे मैं कहता हूँ आपने एक डिव बनाई है, उस डिव में आपने रखा है उस डिव में आपने सामा लिख दिया, सही है, ये लिख दिया, लेकिन आपने इसको ना क्लास दिया ना ID दिया, लेकिन आप फिर भी उसके बावजूद भी आप इसको आप स्टाइल करना चाह रहे हो, तो आप कैसे करोगे, आप सिंपल यहाँ पे डिव लिख दोगे, ठीक है, सही है, ना आपको डॉट लगाने की ज़रूरत है और ना ही आपको हैश लगाने की ज़रूरत है। तो आपने सिर्फ उस टैग को रेफ़र कर दिया, तो आपने डिव लिख दिया और आपका वो बन गया। अब आप इसको बैकग्राउंड कलर करो, ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको हम रेड कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसको कलर कर देते हैं, कलर इसको हम वाइट कर देते हैं, ठीक हो गया जी जी। उसके बाद अच्छा ये अब देखना, आपने ये डिव का है, ये सारी की सारी इसने डिव में स्पेस ली है, सही है। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोट की होगी, हमारा जो इसका पेज है HTML का, इसके इस तरफ थोड़ी सी स्पेस है, ठीक है, उसके इस तरफ भी थोड़ी सी स्पेस है, जी जी, सही है। तो आपने ये बात नोट की होगी कि यहाँ पे स्पेस है। अब इसके पीछे एक वजह है, वो ये है कि HTML ये जो आपका ब्राउज़र है, ये हर टैग को, जो भी आप टैग दोगे
उसके इर्द गिर्द दो चीज़ें स्पेस रखता है, दो चीज़ों की स्पेस रखता है, एक मार्जिन की और एक पैडिंग की, ठीक है। इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताऊंगा और ये फ़र्क जानना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस मार्जिन और पैडिंग के अंदर, ठीक है। वो फ़र्क ये है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये स्पेस जो है इसको कैसे ख़त्म करना है, सही है। क्योंकि हर डिफ के या हर HTML टैग के अंदर ऑटम बाय डिफ़ॉल्ट, जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उस तरह बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं कि ये थोड़ा थोड़ा मार्जिन और पैडिंग उसको दे देगा। तो हमने ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है वो ओवरराइड करनी, ठीक है। वो ओवरराइड हम कैसे करेंगे कि हम अपनी फ़ाइल के जो हमने स्टाइल डॉट CSS वाली फ़ाइल बनाई है, हम इसके अंदर जाके स्टैरिक लगाएंगे, हैश स्टैरिक, ठीक है। और ये स्टैरिक भी एक सेलेक्टर है, स्टैरिक लगाएंगे और हम इसको नीचे ले आएंगे और हम कहेंगे कि मार्जिन भी 0 कर दो और पैडिंग भी 0 कर दो, सही है। तो अब आप देखोगे कि अब इसके अंदर स्पेस सारी ख़त्म होगा। और आपने अब गौर ये भी किया होगा कि अब हम इसको अगर थोड़ा सा साइड पे करें तो आपने गौर ये भी किया होगा कि इनके दरमियान की भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको हम कमेंट करते हैं तो देखो कि क्या कितनी ज़्यादा स्पेस है, सही है। अगर हम इसको अनकमेंट करते हैं तो ये स्पेस ख़त्म हो। और ये काम जो आपने करना है, ये काम जो हमने किया है स्टैरिक वाला, ये काम हमने हर स्टाइल शीट के शुरू में कर देना। मतलब आपका जब वेब पेज शुरू हो रहा है HTML का, तो आपने ये काम कर देना है ताकि आपको मसला, आप फिर कहोगे यार ये थोड़ा सा ज़्यादा नीचे क्यों आ रहा है, और मैंने तो इसको इतनी सी इसको थोड़ा सा नीचे किया हुआ, ये ज़्यादा सारा नीचे हो रहा है, तो वो ये एक वजह हो सकती है। अच्छा, मार्जिन और पैडिंग में फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। अब हमारे पास ये है, एक डिव है, उसके अंदर हमने उसामा लिखा हुआ, सही है। अच्छा, अगर हम इस डिव को इसको स्टाइल किया हुआ, यहाँ पे डिव में हमने लगाया हुआ, अगर हम इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन हम देते हैं 20 पिक्सल्स, जी, ठीक है, ये क्या हुआ है। और पैडिंग अब हम देते हैं 20 पिक्सल्स, ये क्या हुआ, सही है। हुआ ये है कि जब आपने पैडिंग दी है तो इस रेड बॉक्स के अंदर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से 20 का वो हो गया, 20 पिक्सल ऊपर से वो नीचे हो गया, 20 पिक्सल लेफ़्ट साइड से, 20 पिक्सल राइट साइड से, 20 पिक्सल नीचे से, ठीक है। पैडिंग का ये मतलब है कि हर जगह अप डाउन राइट लेफ़्ट ये 20 पिक्सल दे देगा, ठीक है। ये इस पैडिंग का ये मतलब होगा। मार्जिन में जब हमने दिया था, अब इसको पैडिंग को हम क्लोज कर देते हैं अगर, तो मार्जिन में जो हमने दिया था वो आपने ये देखा था कि अंदर से नहीं हुआ लेकिन बाहर से हुआ, ठीक है, डिव के ऊपर से हुआ, अंदर से नहीं, डिव के बाहर से हुआ। तो ये एक मेन फ़र्क है, सही है। अब मार्जिन और इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। मार्जिन लेफ़्ट, आप अगर सिर्फ चाहते हो कि मैं ऊपर से करना चाहता हूँ, लेफ़्ट राइट से नहीं करना चाहता मार्जिन को, तो आपके पास मार्जिन टॉप है, आप उसको मार्जिन टॉप दे दो, सही है। और इसको आप कह दो कि मैं सिर्फ ऊपर से करना चाहता हूँ, 20 पिक्सल दे दो, बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी सेम पैडिंग के साथ है। पैडिंग के कहते हो मैं सिर्फ पैडिंग टॉप देना चाहता हूँ, तो आप इसको टॉप दे दोगे तो वो सिर्फ टॉप से रहेगी, बाकी सारे नहीं देगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट करने का भी सीन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हो मार्जिन 20, मतलब कहते हो कि मैं किसी को ज़्यादा देना चाहता हूँ, किसी को कम देना चाहता हूँ, किसी को ऐसा, तो आप कहते हो मैं ऊपर से ज़्यादा 20 देना चाहता हूँ, नीचे से 50 देना चाहता हूँ, 20 30। अब मैं ये आपको बताता हूँ ये कौन सी कहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये ऐसे है, ये ऐसे चलता है, टॉप, जी, बॉटम नहीं, टॉप, राइट, ठीक है, बॉटम और लेफ्ट, सही है, ठीक है। टॉप से शुरू होगा, राइट की तरफ जाएगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ख़त्म। फॉर एग्जांपल इसको हम 50 करते हैं तो आप देखोगे लेफ़्ट से हो रहा है, जी, सही है। इसको हम अगर 100 करेंगे तो कहाँ से होगा, ये होगा बॉटम से होगा, लेकिन बॉटम में कुछ है नहीं तो हमें पता नहीं चल रहा, सही है। अच्छा, ये हम करेंगे, इसको हम 80 करते हैं तो क्या होगा, 80 करते हैं तो क्या होगा, जी, ये होगा अपना राइट से होगा, और वो देखा राइट से हुआ भी है। इसको हम फॉर एग्जांपल अगर 100 करते हैं, ये क्या हो गया, अगर हम इसको 100 करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये क्या होगा, ऊपर से होगा।
तो ये चीज़ आपने, और सेम चीज़ पैडिंग के साथ है। अगर आप पैडिंग को भी, अगर इसको इसी को कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट करके नीचे करो और यहाँ पे लिख दो पैडिंग, तो आपका पैडिंग भी उसी तरीके से होगा। आपने देखा होगा टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट, ये इसका पैटर्न है। सही होगी बात, ये होगी पैडिंग और मार्जिन की। अच्छा, ये हमारी होगी। अच्छा, अब हम इस CSS के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इस CSS को, इन प्रॉपर्टीज़ को सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि हम एक पेज पकड़ें, एक टेम्पलेट पकड़ें और उस टेम्पलेट को 1 by 1 डिज़ाइन करें, और फिर मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करूँ। बिल्कुल ऐसे। सही है। तो हमने वही करना है। हमने एक इधर से ये टेम्पलेट लिया और इस टेम्पलेट को हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, और ये इसको जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या और चीज़ें हो सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें इस सारे के सारे टेम्पलेट को, क्योंकि जब भी आपने इसको डिज़ाइन करना होता है तो हमेशा इसको ब्रेक डाउन करना है कि सबसे पहले क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये ऊपर वाली बार है, इसको नेविगेशन बार कहते हैं। ठीक है, सही है। अब ये नेविगेशन बार को कैसे डिज़ाइन करना है और कि इसको कैसे करना है, अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं सारों को, और न्यू फाइल बनाए, ये हो गया। और उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और हम इस सारे को रिमूव कर देते हैं। यहाँ तक हम इसी के अंदर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। हम इस सारे को रिमूव कर देते हैं और हम इसको, जो हमने ये वाला कोड लिखा है, हमने इसको भी रिमूव कर दिया। सही है, हम क्लीन हो गए। हमने स्टाइल शीट अपनी लगाई है, हमने और कुछ नहीं रह गया। हमारा स्टाइल शीट ये है और हमारी ये HTML है, हम क्लीन है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो हमने स्टार्ट करनी है, सबसे पहले करना है, इसको अगर हम ऐसे करें और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये इस कॉन्सोल के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये भी बड़ा ज़रूरी है, अगर वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये ठीक है। यहाँ पे करते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं। सेट नहीं हो रहा। अच्छा, सही है, ऐसे सही है। अब हमने देखना है इस नेविगेशन बार के अंदर सबसे पहले तीन से चार चीज़ें हैं। होम है, अबाउट है, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट है, और हमारे पास ये आइकन है सर्च का। सही हो गया। तो हमने इसको कैसे डिज़ाइन करना है, हम आएंगे इस कोड के ऊपर, हम सबसे पहले जो चीज़ लिखेंगे, हमारे पास ये चीज़ें हैं, हमने कहा है, हमने कहा इसको हम क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है। उस डिव के अंदर हम होम और ये सारी चीज़ें रखेंगे। सही होगी बात। हम उस डिव के अंदर एक और डिव बना देंगे, उसके अंदर हम रखेंगे होम। हमारी अगली क्या चीज़ थी, हमारी अगली चीज़ थी अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट। हमारी अगली चीज़ है अबाउट, पोर्टफोलियो, और फिर हम इसी को नीचे कॉपी कर लेंगे, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, पोर्टफोलियो, और हमारा लास्ट है कॉन्टैक्ट। ठीक होगी बात। अच्छा, अब हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है वो ऐसे आ रहा है। सही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, क्योंकि ये HTML का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, उसको ऐसे ही आना चाहिए। हम इसको ऐसे कर लेते हैं दोबारा से। HTML का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ऐसे आएगा, और वो ऐसे ही आएगा, जाहिर सी बात है। सही है। अब इसको हमने CSS में स्टाइल करना है। वो कैसे करेंगे, हमने इस div को एक क्लास दे देते हैं। हम इस div को एक क्लास देते हैं, हम कहते हैं ये है nav bar है हमारी, nav bar, ठीक है। हमने ये क्लास दे दिया उसको। हम CSS में जाएंगे, हम कहेंगे डॉट nav bar, और हम इसको ऐसे कर लेंगे। अब हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि हमने इसको एक लाइन में करना है, ठीक है। तो इसके लिए, अच्छा, अब हम इसको एक लाइन में कैसे लाएंगे,
वो हमने एक प्रॉपर्टी है जिसके बारे में मैंने शायद आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो है फ्लेक्स बॉक्स की, ठीक है। उससे क्या होगा, अब जो HTML का बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर मैंने आपको कहा वो ये है कि एक एक लाइन में आ रहे होंगे। अब हमने इसको एक डिव बनाया था और डिव के अंदर 3-4 और डिव बनाया और उसके अंदर हमने कहा होम, अबाउट, पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट है, ये सही होगी बात। हमने इस डिव को नाम दे दिया नैव बार। अब हम इस स्टाइल वाली अपनी शीट में गए हैं और उसमें कहा कि नैव बार है। हमने इसको कहना है कि डिस्प्ले कर दो, इस नैव बार का जो डिस्प्ले होगा वो होगा फ्लेक्स, सही है जी। अब इसको हम सेव करेंगे तो आप देखोगे ये एक लाइन में आ गया, सही है। इसका ये मतलब है कि ये फ्लेक्स का ये मतलब होगा कि ये सीधे एक लाइन में हो जाएंगे। फिर फ्लेक्स के आगे दूसरी और प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसमें सेंटर करना होगा और ये सारा कुछ करना होगा, वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं उसको भी, ठीक है। सबसे पहले हम इस होम, अबाउट और पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट को डिज़ाइन करते हैं जी, सही हो गया। जिस तरह यहाँ पे ये डिज़ाइन हुए हैं, जिस तरह आप होम पे क्लिक करोगे तो आपको देखा होगा पैडिंग और इस तरह की सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अबाउट में जाओगे, पोर्टफोलियो में जाओगे, तो अब इसको कैसे करेंगे, हम एक क्लास दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि नैव बार BTN है, ये नैव बार BTN, ठीक है। और सेम क्लास हम सबको दे देते हैं, इसको भी हम दे देते हैं, पोर्टफोलियो को भी हम दे देते हैं और कॉन्टैक्ट को भी हम दे देते हैं। अच्छा, इस क्लास को हम कॉपी कर लेते हैं, सही होगी बात। इसको हम कॉपी करते दोबारा अपनी स्टाइल शीट में जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं हम, अच्छा एक चीज़ मैं CSS की और अब बताता चलूँ। CSS में होता है जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि हमारे पास ये डिव था नैव बार का, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक यहाँ पे हमने कहा कि नैव बार BTN और हमने इसको प्रॉपर्टी दे दी कलर, हमने कह दिया कि रेड है जी, ठीक है। तो आप देखोगे ये सारे रेड हो गए, सही है। अब क्योंकि हमने इसको प्रॉपर्टी दी हुई है रेड की, लेकिन हम इस डिव से बाहर आते हैं, और एक और हम बनाते हैं, एक और डिव बनाते हैं और उसको हम क्लास देते हैं, उसको हम सेम क्लास देते हैं नैव बार BTN, ठीक है। और उसको हम लिख देते हैं हेलो। तो आपने देखा एक तो वो नीचे आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसको भी रेड की प्रॉपर्टी मिल गई है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि सिर्फ जो नैव बार है उसके अंदर जो नैव बार BTNs हैं उसको वो प्रॉपर्टीज़ रेड की मिले, सही है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टाइल में जाते हैं और हम कहते हैं कि इस नैव बार के डॉट नैव बार के अंदर जो नैव बार BTN है उसको सिर्फ रेड करो। तो आपने देखा होगा बाकियों को उसने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, और बाकी ऊपर वाले होम, अबाउट और पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट रेड रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि नैव बार के अंदर स्पेस दिया, नैव बार के अंदर नैव बार BTN है उसको सिर्फ रेड करना है, बाकी किसी को नहीं करना रेड, ठीक है। ये भी एक तरीका है इसको CSS को सिलेक्ट करने का, ये भी एक तरीका है, सही है। और फिर अगर आप ज़्यादा इस पर डीप जाना चाहते हो तो आप कहोगे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ नैव बार के अंदर नैव बार BTN नहीं बल्कि सारे नैव बार BTN हो जाए। तो फिर आप क्या करोगे, कॉमा लगाओगे और डॉट नैव बार BTN दे दोगे, तो आपके सारे के सारे वो हो जाएंगे, सही होगी बात। तो कॉमा का ये मतलब है कि आप अब उसको नया सिलेक्टर, CSS को नया सिलेक्टर देने लगे हो, सही। कॉमा जब लगाओगे तो एक CSS को नया सेलेक्टर मिल जाएगा और वो जो सारी प्रॉपर्टीज़ आपने इस ब्रेसेस के अंदर लिखी हैं वो सारी की सारी अप्लाई हो जाएंगी, सही है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ख़त्म कर देते हैं और सेव कर लेते हैं और हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, अगर आप इस पर देखो तो इसके ऊपर पैडिंग लगी हुई है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, इन सारे बटन्स को पैडिंग देते हैं हम 10 पिक्सल्स की, ठीक है। स्पेस आ गई सब में, सही हो गई बात। 10 पिक्सल्स की हमने पैडिंग दे दी। अच्छा, अब आप एक और चीज़ नोट करोगे तो आपको मिलेगा ये कि इसको जब होवर करते हो तो इसके पीछे थोड़ा सा कलर वो हो जाता है, ग्रे सा हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, आपने करना है सिर्फ इसको एग्जैक्ट सेम कॉपी करें और नीचे ले आएं। हमारे पास नैव बार के अंदर नैव बार BTN है जी, और
इसको कॉलन लगाना है आपने, ठीक है, और लिखना है होवर। ठीक है। ठीक है, अगर आप होवर करें तो ये हो, तो क्या करेंगे कि अगर आप होवर करें तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, जो भी ये करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रे करना चाह रहे हैं हम, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए, तो अब आप इसको होवर करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाएगा। ठीक है, सही होगी बात। अच्छा, अब देख रहे हो ये डायरेक्ट ग्रे हो रहा है, ये यहाँ पे शायद थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसको स्मूथली ग्रे करें, जैसे वो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन की। ठीक है। हम इस मेन में जाएंगे, जहाँ पे हमने होवर लगाया वहाँ पे नहीं जाना। ठीक है, हमने जाना है जहाँ पे हमने उसको BTN दी हुई है। जी। हम इसको इस वक्त ये जो नैव बार BTN है, इसको मैं एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो जाए। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसको हम रिमूव कर देते हैं, सेम वही चीज़ आ जाएगी। तो हमने इस नैव बार BTN को रेफ़र किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको पैडिंग दी है 10 पिक्सल, और हमने कहा है कि इसके ऊपर जो होवर इफेक्ट है उसकी जो ट्रांजिशन होगी वो क्या होनी चाहिए, वो 0.3 सेकेंड्स होनी चाहिए। यानी इसका ये मतलब है 0.3 सेकेंड का ये मतलब है कि 0.3 सेकेंड का ये मतलब है कि ये स्मूथली होगा। सही है, मतलब देखो, आप देखो आराम से होगा। ठीक है, इसको आप जितना ज़्यादा डिले करते जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेकेंड कर देते हैं, तो उतना ही ज़्यादा डिले के साथ आएगा वो। सही होगी बात। तो ये ट्रांजिशन का मतलब है। तो हम इसको अक्सर 0.3 कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट लेके आएँ अपनी उस एनिमेशन के अंदर। ठीक है, स्मूथ इफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, हम जब इसके ऊपर होवर करते हैं तो हमारा जो ये जो कर्सर है, यहाँ पे आप आओगे तो इस पे हम करते हैं तो हमारा कर्सर वो हाथ वाला हो जाता है, ऐसे ही, ऐसे उंगली वाला। लेकिन यहाँ पे आते तो हमारा कर्सर ऐसे नहीं होता, टेक्स्ट वाले में चला जाता है, वो टेक्स्ट वाले में चला जाता है, या हमारा कर्सर जो है वो उसमें चला जाता है। तो यूज़र को पता नहीं चलेगा कि क्लिकेबल चीज़ है या ये नहीं है। सही है, तो क्लिकेबल चीज़ को हमने करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं इसको कि कर्सर क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए। हम कहते हैं कर्सर की प्रॉपर्टी है पॉइंटर। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जो आपके जहन में आ रहा है आपने वही देखा तो वही लग गया। सही है, तो अब आप कर्सर करोगे तो वो आपका कर्सर वैसे आएगा। सही है, जिस पे भी आप करोगे तो अब आप देख रहे होगे थोड़ा चीज़ वैसे नज़र आ रही है। सही है, अब इसके आइकन्स लगे हुए हैं। अब आइकन्स हमने कैसे लेने हैं? आइकन्स लेने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक फॉन्ट ऑसम का तरीका है और दूसरा थोड़ा सा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने अगली टैब पे जाना है, आपने कहना है कि बूटस्ट्रैप आइकन्स। ठीक है, आपने इस वेबसाइट पे चले जाना। सही होगी बात। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको तकरीबन सारे आइकन्स मिल जाएंगे। सही है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि हम इस एक मिनट, हम इसको क्लोज कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमें आइकन चाहिए, कौन सा चाहिए था, प्रोफाइल का आइकन चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल, डूडल चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास प्रोफाइल के काफ़ी ज़्यादा आइकन आ जाएंगे। हमें ये इस तरह का चाहिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास SVG है, और हमारे पास इस तरह की प्रॉपर्टी है लिखने के लिए। ठीक है, और हमारे पास ये SVG कॉपी करने के लिए। ठीक है, SVG क्या होता है? अब फाइल टाइप्स, इमेजेस के अंदर भी फाइल टाइप्स वगैरह आपको बताता हूँ मैं। एक PNG होता है, JPEG होता है, ये तो आम फाइल टाइप्स हैं, ये पता ही होंगे। इसके अंदर एक SVG भी होता है। SVG का मतलब ये होता है कि वो वेक्टर ग्राफिक्स में आता है। मतलब आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो या जितना मर्जी छोटा कर लो, इसकी क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होती। अच्छा, पिक्सल नहीं ख़राब होते वो जो पिक्सल कभी ख़राब नहीं होते। आपने इमेज को देखा होगा, अगर मैं इस इमेज कोई भी इमेज को कैप्चर करूँ, उसको छोटा या बड़ा कर दूँ तो उसकी पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, उसके पिक्सल जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो रास्टर इमेज कहते हैं उसको। लेकिन इसके पिक्सल कभी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि ये मैथमेटिकली डिज़ाइन होता है, मैथमेटिकली बनता है। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा, और ज़्यादातर इस वजह से अमूमन ये इस्तेमाल करते हैं ताकि वेबसाइट अगर बड़ी भी हो रही हो, मोबाइल पे भी है या एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे है या किसी भी तरीके से स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उसका जो है वो जो उसका पिक्सल्स हैं वो ख़राब ना हो। सही है, ये एक इसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो आप इसको डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट कर सकते हो अपने HTML में। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप इसका इसके जो है लाइब्रेरी है उसको डाउनलोड करके भी कर सकते हो, या SVG को डायरेक्ट डाउनलोड करके और इमेज के टैग में भी दे सकते हो, ये भी कर सकते हो। हम बड़ा सिंपल सा प्रोसेस करेंगे इस वक्त, SVG को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, वो दूसरे वाले प्रोसेस की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन वो अभी के लिए नहीं। सही है, फिर हम इसको थोड़ा साइड पे कर देते हैं
और हम कहते हैं कि हम अपनी HTML वापस जाते हैं। इंडेक्स में प्लेस होगा ना ये तो? ये हाँ, ये इंडेक्स के अंदर यहाँ पे जहाँ पे हमने उसको आइकन देना है, बटन से, ठीक है। जिस तरह अबाउट के अंदर है, अबाउट के अंदर हमने देना है, हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करेंगे तो हमारा आइकन आ जाएगा वहाँ। सही होगी बात, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो इसको आइकन्स हम लगाते हैं क्योंकि फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि आइकन्स इस तरह लग सकते हैं, सही है। जितने भी आपने आइकन्स लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। आइकन्स के लिए हम और भी बेहतर तरीका निकालेंगे, वो अभी के लिए नहीं। सही होगी बात, इसको हम कर देते हैं क्लोज़। अब हमारी है नेक्स्ट चीज़। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है कि हम इस पे हैं, अबाउट हो गया, पोर्टफोलियो होगा, और ये लास्ट पे आप देख रहे होगा सर्च का आइकन है जी। अब ये सर्च का आइकन बिल्कुल उससे हट के है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, हमारा थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा है शायद, तो हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, वो 20 पिक्सल हो जाए, में भी ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको हम 10 कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। और मैं कहता हूँ इसमें आप आइकन भी यूज़ कर लें, आइकन कर लें आइकन। चलो ठीक है, कर लेते हैं। इसको यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल Z कर लेते हैं, प्रोफाइल पे आते हैं, और इसको हम ये वाला जो हिस्सा ना, ये भी कॉपी हो सकता है, ठीक है। सही। अगर आप वेब फॉन्ट में इस्तेमाल करें तो ये वाला हिस्सा भी कॉपी हो सकता है, वो भी हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे आ जाएं, और अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस आइकन को इंक्लूड करने से पहले आप ये हम इस टेम्पलेट के ऊपर हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, या आप करेंगे इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये एक कॉन्सोल सा मिलेगा। इस कॉन्सोल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि अभी थोड़ा ज़रूरत पड़ गई है इसकी। वो ये है कि यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, कॉन्सोल है, सोर्सेज है, नेटवर्क है, परफॉर्मेंस है और मेमोरी है, और दूसरी और बहुत सी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन है, सिक्योरिटी है, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को भी छोड़ देते हैं। अभी हम सिर्फ बात करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है। ये एलिमेंट्स का जो टैब है, इसका सारा HTML दिखा रहा है हमें। जो इसने HTML में लिखा हुआ है वो सारा का सारा हमें दिखा रहा है। हम फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ पे जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं, अगर हम ये एक जो आइकन है, ये उसका बना हुआ है, इंस्पेक्ट का आइकन जो बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे जाओगे तो आपको ये पेज की सारी चीज़ दिखाएगा, ठीक है। आपका पेज जो है, ये इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पेज की ये सारी चीज़, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, होम पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा ये होम का टैग लगा हुआ, ऐसे लगा हुआ। इन्होंने इनलाइन की हुई है मेरा ख्याल है। नहीं, इनलाइन नहीं की हुई, इनलाइन नहीं है, स्टाइल शीट इनकी अलग होगी, स्टाइल शीट का लिंक लगाया होगा। ये देखो, अब अगर आप इनके हेड में जाओगे तो ये देखोगे इनका स्टाइल का लगा हुआ, ठीक है। ये लगा हुआ W3 स्कूल्स का अपना लगा हुआ, ठीक है। तो इन्होंने एक्सटर्नल रखी हुई है। इनलाइन थोड़ी सी की होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं की, बस थोड़ा सा ही देखो, आपने थोड़ा सा लिखा, उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा। तो अब ये है कि आप इसको ऐसे क्लिक करोगे तो आप इस पोर्टफोलियो पे जाओगे तो आपको ये पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अगर हमने इन्हीं का आइकन उठाना है, और अच्छा मज़े की बात क्या, मैं मज़े की बात बताता हूँ, इस एलिमेंट से रिलेटेड जितनी CSS होंगी वो सारी की सारी CSS भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, सही है। तो आप यहाँ से CSS भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये कलर कौन सा लगा हुआ, ठीक है, तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट करो, अब इसको सेलेक्ट करो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कलर कौन सा लगा हुआ, ठीक है। ये कलर लगा हुआ, इस बॉडी को, इस टेक्स्ट को ये कलर दिया हुआ, तो आपको ये बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इसका। ये इस कॉन्सोल का फ़ायदा है, इस एलिमेंट्स के कॉन्सोल का। जैसे फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता चल रहा कि ये जो आइकन है, फॉर एग्जांपल हम इस आइकन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो हम इस पे जाएंगे और हम कहेंगे कि इन्होंने आइकन कैसे लगाया, तो इन्होंने वो वाला बूटस्ट्रैप का वो वाला तरीका इस्तेमाल किया,
ठीक है, आई वाला जो मैं आपको बता रहा था वो फॉन्ट ऑसम का लगाया इन्होंने, ठीक है। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम इसको इस वक्त अभी के लिए वो तरीका नहीं कर रहे इस्तेमाल, हम इसको कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट ही एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं, इस अबाउट के अंदर ही एक डिव बनाते हैं और इस डिव के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं अपना जो हमने एसवीजी कॉपी किया, ठीक है। तो अब आप देखोगे हमारे पास अबाउट के अंदर वो आ गया। अच्छा ये अब देखो, ये जो डिव हमने डिव बनाया, उस डिव के अंदर हमने जो अबाउट किया, तो ये डिव की क्योंकि नेचुरल बिहेवियर है कि वो लाइन को ब्रेक कर दे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब उसने जो लाइन है उसको ब्रेक कर दिया, लेकिन हम नहीं चाहते वो लाइन को ब्रेक करे। इस सिनेरियो के लिए आप एक टैग है और इस्तेमाल करते हैं स्पैन का। स्पैन का टैग क्या होता है, वो लाइन को ब्रेक नहीं करता। हम वो भी कंटेनर होता है, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि डिव में और उसमें स्पैन में फ़र्क ये है कि वो लाइन को कभी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस डिव की जगह हम उसको स्पैन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी स्पैन लगा देते हैं और यहाँ पे भी स्पैन लगा देते हैं, स्पैन लगा देते हैं। तो अब क्या हो गया, वो बिल्कुल उसके साथ लिखा गया, सही है। फिर इस एसवीजी के अंदर ही, ये एसवीजी का टैग है, इसके अंदर आपको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दरअसल इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ये उसका पाथ दिया हुआ है, ठीक है। पाथ का मतलब ये है कि वो लाइन बनाई हुई है कि ये, क्योंकि मैंने आपको कहा ये मैथमेटिकली होता है, तो ये उसने लाइन बनाई हुई है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और इस इधर से मुड़ जाओ और इधर से इतना वो कर लो। और अगर फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज भी करें तो ये थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, जिस तरह वो देखो कर्व्स वगैरह जो होते हैं, हाँ ये कर्व्स वगैरह उसने कहा कि ऐसे ऐसे कर्व करो, ऐसे कर्व करो। तो ये अपना खुद भी आप डिज़ाइन कर सकते हो अगर आपको ये आता है, लेकिन इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको फ़ायदा कोई भी नहीं है इसका। इसके अंदर, इसके एसवीजी के अंदर सिर्फ दो चीज़ें नोट करने की ज़रूरत है, ये विड्थ और हाइट। अब जो फॉर एग्जांपल हमारा ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो हम इसकी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं इसको 10 कर दो, विड्थ भी और इसकी हाइट भी इसकी 10 कर दो, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल में हो गया, सही होगी बात। तो ये काम हम कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये अबाउट हो गया और हमारा ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ हमने ये करनी है, इसके अंदर अबाउट के अंदर हमने ये सर्च का आइकन लगाना, सही है। अब ये सर्च का आइकन आप देख रहे हो, ये बिल्कुल आखिर में लगा हुआ। अगर हम यहाँ पे अपने डिव में जाएं और हम इसको ही नीचे कॉपी करें और यहाँ पे हम कहें कि ये सर्च है, SER सर्च है, तो ये सर्च बिल्कुल आखिर यहाँ पे आता है, लेकिन हमें इस तरफ चाहिए ऐसे ही, सही है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ऐसे करोगे कि यहाँ पे आपने लगाया था डिस्प्ले फ्लेक्स, सही है। इसकी क्लास चेंज कर दें, क्या कर दें, नहीं, इस क्लास चेंज करके नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल लेफ़्ट पे लेके जाना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अच्छा, क्लास में एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिस तरह क्लासेस में ऐसा होता है कि आप मल्टीपल क्लासेस भी दे सकते हो, ठीक है। आपने स्पेस दबाई है, आपने इसको एक और क्लास दे दी है, सर्च आइकन, ठीक है। अब ये वो तो रहेगा ही रहेगा, क्या कहते हैं, ये वाली क्लास की प्रॉपर्टीज़ इस पर अप्लाई होंगी। जैसे वो अगर वहाँ पे जाता है सर्च पे, तो वो होवर हो रहा है और वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको एक नई क्लास मिल गई है सर्च आइकन के नाम से, जो कि एक उसको नई क्लास है, एक नया सेलेक्टर मिल गया जो कि हम और इस्तेमाल कर सकते हैं CSS के अंदर। तो अगर हम इस स्टाइल शीट में जाएंगे और CSS में कुछ और भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे डॉट लगा के हम कहते हैं कि ये सर्च आइकन है, तो अगर इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, हम कहेंगे मार्जिन ऑटो कर दो, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब ये कहाँ गया सवाल ही पैदा होता है, तो वो वहाँ चला गया, सही है, बिल्कुल उसके आखिर में चला गया। मार्जिन ऑटो का यही मतलब होगा कि उसके आखिर में। अब इसको उसने टॉप से भी लेफ़्ट राइट से भी ऑटो दे दिया हुआ, लेकिन इसको हम सिर्फ एक साइड से देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं लेफ़्ट, या हम उसको कहते हैं राइट, ठीक है। मेरा ख्याल है इसको टॉप से तो चारों तरफ से देना ज़्यादा ठीक रहेगा, सही होगी बात। अच्छा, अब हमारे पास ये आ गया ऐसे। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, वापस उस पर ले आते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं,
सही होगी बात। अच्छा, अब ये हमारा सर्च आखिर में आ रहा है और बाकी सारे ऐसे हमारे पास एक थोड़ी सी लुक आना शुरू हो गई है। सही है। अब इसको हम इस तरह करते हैं कि हम आइकन उठा लेते हैं इसका, सर्च का आइकन। यहाँ से हम कहते हैं कि सर्च का आइकन हमें चाहिए। ये है सर्च का आइकन। हम इस सर्च के आइकन को यहाँ से लेते हैं और अपने इस कोड में पेस्ट कर लेते हैं। इस जगह पे जहाँ पे हमने सर्च लिखा है वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सही होगी बात। और हमने इसको यहाँ पे गया था तो हमारे पास सर्च आ गई। अब हमने इसको 10 दिया हुआ था, आइकन्स को हम 10 दे रहे थे, तो हम इसको 10 ही दे देते हैं। ठीक है, तो वो सही हो गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे नोट किया होगा यहाँ पे ये रेड आ रहा है हमारा, यहाँ पे उस तरह आ रहा है क्योंकि हमने उसको प्रॉपर्टी ऐसी दी। तो हम इसको इसी वजह से हमने उसको प्रॉपर्टी चेंज कर दी थी। हमने कहा था ये सर्च आइकन है, तो हमने इसको सर्च आइकन वाली प्रॉपर्टी अब देंगे। तो हम कहेंगे इसको कि जब सर्च आइकन होवर होगा, हम इसको दोबारा रीराइट कर देंगे। हम कहेंगे कि जब सर्च आइकन होवर होगा तो क्या होगा, इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। रेड नहीं हो रहा लेकिन, क्योंकि हमने ये नहीं दिया हुआ, डॉट नहीं लगाया, तो अब इसका कलर रेड हो रहा है। हमें चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर करना, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। सही है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, आपने कहा बैकग्राउंड कलर रेड हो, उसके साथ इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। ठीक होगी बात। तो आप ऐसे करोगे, उसका कलर वो वाइट हो गया। सही है, ये एक चीज़ है। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है हमारी ये इमेज कैसे लेनी है। अब इमेज के लिए हम या तो यही इमेज कर लेते हैं। तो आप इंस्पेक्ट पे जाओगे। अच्छा, आप इंस्पेक्ट पे जाके आपने इस पे देखना है और आपने कहना है इसने इमेज कहाँ से ली हुई है। आपने क्लिक करना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है, यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो आपको इमेज नहीं, इसमें इमेज इसने इस तरह नहीं लगाई हुई। तो हम इसको क्या करेंगे, हम अपनी इमेज उठा लेंगे। तो ये वेबसाइट है, इसके ऊपर बहुत सारी स्टॉक इमेजेस पड़ी होती हैं, तो हम ये उठा लेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कि कोई भी इमेज उठा, थोड़ी सी वाइड करके इमेज उठाते हैं, जो थोड़ी सी वाइड हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यही उठा लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसको डाउनलोड करके हम अपने ड्रैग करके हम अपने उसके अंदर ले आते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है। अब इसको कंट्रोल भी करें तो दोबारा करते हैं हम, ड्रैग हुआ नहीं था सही तरह, यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं इसका नाम हम चेंज करके कहते हैं टॉप हेडर, टॉप इमेज कह देते हैं। ये होगी बात, टॉप इमेज। अच्छा, इंडेक्स पे आप जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमारा ये नैव बार का डिव है, ये सारा नैव बार का डिव चलता रहेगा और यहाँ पे नैव बार का डिव ख़त्म हो रहा है। तो हम इसको कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि नेविगेशन बार, ताकि हमें याद रहे कि ये नेविगेशन बार है, यहाँ पे स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर हम कहते हैं कि नेविगेशन बार एंड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमें याद रहे। और यहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट डिव हमारी क्या है, नेक्स्ट कंटेनर हमारा क्या है, उसके अंदर इमेज है उस कंटेनर के अंदर। सही है। तो हम क्या करते हैं कि इस इमेज का टैग लगता है, सिंपल टैग, इमेज का टैग लगाएंगे, img लिखेंगे और इमेज के टैग के अंदर सोर्स आ जाएगा। उस सोर्स में हम क्या करेंगे, हमने ये इमेज लिखी हुई है टॉप इमेज वाली, पाथ देंगे टॉप, उसने एमिट ने नीचे वो भी दे दी है, और टॉप इमेज डॉट jpg। अच्छा, ये ऑल्ट का टैग दरअसल होता ये है कि ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि इस इमेज में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंटरनेट की वजह से या किसी वजह से इमेज लोड नहीं होती, तो
उसकी जगह पे ब्राउज़र क्या शो करेगा, वो ऑल्ट का टैग होता है, हाँ ऑल्टरनेटिव जिस तरह होता है। तो उसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे हम इस इमेज में माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स लिख देते हैं, ठीक होगी बात। तो अब हम अपनी उस पर आएंगे वापस, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं और हम इस पर आएंगे और हम हमारे पास इमेज आ गई, लेकिन ये इमेज बहुत बड़ी आ गई। अब ये हमारा इस तरह का सेटअप बन रहा है जो कि जिसमें इमेज जो है वो हमारी बिल्कुल बाहर जा रही है और हमें ऐसा स्क्रॉल करके उसको इमेज को देखना पड़ रहा है और ये सारा कुछ इससे हो रहा है। अब इसको कंट्रोल में कैसे लाएंगे, हम वापस अपने इसमें जाएंगे CSS फाइल के अंदर और हम देखेंगे index.html में जाएंगे और हमारा ये यहाँ से हमारा वो स्टार्ट हो रहा था। हम इसको एक नाम भी दे देते हैं कि हम इसको कहते हैं कि ये है इमेज हेडर, ठीक है। इमेज हेडर स्टार्ट हो रहा है और हमारा यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे इमेज हेडर हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, हमने इसको डिव दी है और उसके अंदर इमेज लगाई हुई है अपनी इमेज और हमने उसको माउंटेन्स कहा हुआ। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखा दूँ वो आपको किस तरह नज़र आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल इमेज का हमने नाम गलत रख दिया तो हमें माउंटेन्स इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे एक आइकन नज़र आ रहा होगा कि इमेज हमें नहीं मिली और उसके साथ वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, सही है। तो ये इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट की वजह से सही हो गया, सही है सामा? जी जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये किया और हमारे पास इमेज आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने स्टाइल में जाना है और हमने सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इमेज को हम कहते हैं विड्थ इमेज को बल्कि हम कहते हैं कि एक क्लास दे देते हैं जिसका नाम कहते हैं हम हेड IMG, सही है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और सेव करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं और हम कहते हैं डॉट हेड IMG और हम इसको कहते हैं, इसको मैं यहाँ पे करवाता हूँ शो ताकि आपको सही नज़र आ जाए, सही है। इसको हम कहते हैं कि विड्थ है इसकी 100%, सही है। इमेज अब हमारी कंट्रोल में आ गई है। तो 100% विड्थ का मतलब ये होगा कि विड्थ जितनी भी इस स्क्रीन की विड्थ है वो उसकी 100% पे हो जाए, ना उससे बाहर जाए ना उससे कम हो, ना ज़्यादा ना कम, सही है। और ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर इसको हम छोटा बड़ा भी करेंगे तो वो उतनी रहेगी, सही है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पकड़ के खींच के बड़ा करता हूँ तो बड़ी होती जा रही है, इसको छोटा करता हूँ तो छोटी होती जा रही है, सही है। तो ये इसकी इमेज का फ़ायदा है, सही हो गया। अच्छा, अब हम अगला हमारा काम क्या है, हमने कहा है ये यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है माई लोगो, जी सही है। अब ये कैसे लगाना है, हमने सेम इसी के अंदर जाना है, इसी डिव के अंदर जिस डिव के अंदर हम हैं, और हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम इसको H1 टैग रखते हैं और हम कहते हैं H1 और हम कहते हैं माई लोगो। ये इमेज है और इमेज के नीचे माई लोगो ऐसे ही आना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट HTML का बिहेवियर ऐसे आना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं ये माई लोगो जो है वो इधर आए, सही है। वो कैसे आएगा, आपने क्या करना है, इस डिव को एक क्लास देनी है, या आप ऐसा करोगे कि इस H1 को भी एक क्लास दोगे, ठीक है। उसका नाम आप रखते हो कि हेडिंग, ठीक है, हेडिंग लोगो के नाम से, या सिर्फ हेडिंग रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको कहते हैं और यहाँ पे हम इस डिव का नाम जो है वो रख देते हैं हेड कंटेनर, कुछ भी रख सकते हैं। हाँ, कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वैसे ही थोड़ा सा स्पेसिफाई करके रख रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हो, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है, सही है। लेकिन कोशिश करें कि अगर कोई पढ़ने वाला बाद में पढ़े तो आपको उसको समझ आ जाए कि हाँ ये इस वजह से लिखा हो सकता है, रीडेबल हो, हाँ रीडेबल हो, सही है। तो आपको क्या करना है, हेडिंग है, उसके बाद आपने इस हेडिंग को, ये जो माई लोगो है आपका, ये यहाँ पे जो हेडिंग लिखी है आपने इसको ले जाना है यहाँ पे CSS के अंदर, ठीक है। आपने डॉट लगाना है और हेडिंग लिखना है और आपने कहना है अच्छा, अब पोजीशंस के बारे में हम बात करने लगे हैं, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML की पोजीशन है हर एलिमेंट की वो रिलेटिव होती है। रिलेटिव का मतलब ये है कि आपका जिस तरह हमारा HTML का बिहेवियर है, वो पहले जो टैग लिखोगे वो टैग आएगा, फिर उसके नीचे जो टैग लिखोगे वो आता जाएगा और इस तरह चलता जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे भी लिखा, पहले इमेज आई फिर H1 आया, तो उसका जो
जो ये पोजीशंस हैं इनकी रिलेटिव, सही है। अब हम इसकी पोजीशन जो है वो चेंज करने लगे हैं, हम इसको कहेंगे एब्सोल्यूट पोजीशन करते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि ये इस जो रिलेटिव की जो वो बाउंड्री इसके ऊपर लगी है उससे वो निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब मैं देखें, अब इसको पोजीशन रिलेटिव करूँगा, एब्सोल्यूट करूँगा, तो क्या होगा पोजीशन एब्सोल्यूट की। अच्छा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी पोजीशन जो है हमने एब्सोल्यूट, अब एब्सोल्यूट में होगा ये कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये फ्रीली मूव हो सकेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अब आप इसके अंदर हो, इस कंटेनर के अंदर हो, तो इस कंटेनर की जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो रिलेटिव होगी। तो इस कंटेनर से जो आपका ये जो टेक्स्ट है वो उस रिलेटिवली उस पोजीशन में पड़ा होगा। मतलब आप फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को टॉप या लेफ़्ट राइट देते हो तो इस कंटेनर के अंदर रहते हुए ये मूव करेगा, ठीक है। मतलब ये नहीं देखेगा कि ये डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट से नहीं देखेगा, बल्कि ये इस कंटेनर, इस डिव कंटेनर को देखेगा। ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए इस वजह से थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। अब इसको हम दरमियान में लेके आएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि एक हो क्या रहा है। हमने हेडिंग को क्या दिया था, हमने हेडिंग को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया था। अब हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं कि टॉप से 50% कर दें, टॉप से 50% कर दें, ठीक है। तो वो देखिए टॉप से 50% होगा। अब ये देखो ये इस टॉप से 50% होगा, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको ऐसे करते हैं, हम थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक कर देते हैं ताकि ये हो ऐसे कि हम इसको कहते हैं कि डॉट, ये जो हेड कंटेनर है, हेड कंटेनर, इसको हम कहते हैं कि पोजीशन रिलेटिव कर दें, पोजीशन रिलेटिव कर दें, ठीक है। अब देखो अब थोड़ा सा चेंज आया उसके अंदर। ये क्या हुआ कि हमने इसकी पोजीशन अब जब रिलेटिव की है तो उसने इस टॉप से, इस जहाँ से इमेज शुरू हो रही है उससे सेंटर करने की कोशिश की है। पहले वो कर रहा था सेंटर पूरे HTML डॉक्यूमेंट से, तो ये शायद मैं थोड़ा सा गलत था यहाँ पे, लेकिन ये इसको रिलेटिव करना जो होगा वो ज़रूरी होगा जब आप इसको एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है, सही है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आपका जो इस हेडिंग है इसको आपने जब रिलेटिव किया, तो इसको आपने एब्सोल्यूट किया, तो फिर आपने इसको रिलेटिव कर दिया और उसको कहा कि टॉप से 50% हो जाए, तो 50% इधर से 50% हो। अभी भी ये थोड़ा सा 50% नहीं है, लेकिन इसको हम करेंगे क्योंकि ये जो जहाँ से टेक्स्ट शुरू हो रहा है ये वहाँ तक 50% है और नीचे सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने हमारा इधर से लेफ़्ट हो गया लेकिन हमारा यहाँ से भी सेंटर है दरमियान में, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे कि लेफ़्ट से भी 50% कर दें, लेफ़्ट से भी 50% कर दें, तो क्या होगा, वो लेफ़्ट से भी 50% हो जाएगा, सही है। अब आप देखोगे यहाँ से 50% है और इस लेफ़्ट से भी 50% है। ये जो पॉइंट है, ये जो माए के ऊपर ये जो पॉइंट है, यहाँ तक ये 50% है, ऐसे ही है। और ये बाकी जो है वो आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्म और हम कहेंगे ट्रांसलेट, और एक्स और वाई एक्सिस को देखेंगे, हम कहेंगे -50% कर दो और यहाँ से भी -50%, यानी एक्स और वाई दोनों को -50% कर दो, तो आपका थोड़ा सा ज़्यादा सेंटर में आ जाए। अब देखोगे आप इस इमेज के बिल्कुल सेंटर में है ये टेक्स्ट, ठीक है, सही है। ये इस ट्रांसलेट का फ़ायदा हुआ। तो अब अच्छा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं जो यहाँ पे मैंने हेड कंटेनर रिलेटिव वाली पोजीशन लगाई थी, इसको मैं 1 मिनट के लिए कमेंट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी भी वो सेंटर में ही है तकरीबन, लेकिन अब वो HTML डॉक्यूमेंट के सेंटर में, ठीक है। लेकिन हमें इस इमेज के सेंटर में चाहिए, इस इमेज कंटेनर के सेंटर में चाहिए, तो इस वजह से हमने कहा कि नहीं, इसको रिलेटिव करो फिर उसके सेंटर में करो, सही होगी बात। तो ये इसका एक वो है। अच्छा, अब ये हमारा सेंटर में हो गया। अब हम इसको स्टाइल कर लेते हैं, जिस तरह यहाँ पे इसने स्टाइल किया हुआ, इसको उसने पीछे वाइट दिया हुआ है कलर, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं कि कलर हमारा क्या है, वाइट है, कलर हमारा वाइट है। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास वो थोड़ा सा ब्लैक सा है इसको, और हमारे पास थोड़ी सी पैडिंग जो है वो ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 20 पिक्सल है,
क्या बड़ा हो गया थोड़ा सा। अच्छा, अब इसका टेक्स्ट और जो टेक्स्ट है उस उन दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा, और उसमें देखो थोड़ी सी स्पेसिंग है, ठीक है, माए के बाद और इस तरह। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि ऐसा करो कि इसका फ़ॉन्ट फैमिली जो है, फ़ॉन्ट फैमिली उसको हम कहते हैं, हम उसको सैंस सेरिफ कर देते हैं, ठीक है, तो आप पे थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा वो। सही है, सैंस सेरिफ और सेरिफ, ठीक है। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ और भी हैं, अब उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो जितने भी हैं वो। आपने देखा होगा जब मैंने फ़ॉन्ट फैमिली लिखा था तो इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा आई थी, तो अब इस काफ़ी ज़्यादा इसको देख सकते हो। जिस तरह मोनो स्पेस अब एक फ़ॉन्ट फैमिली है, थोड़ा ऐसे आ जाता है। तो ये आप सारी की सारी फैमिलीज इसको सर एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी ज़्यादा आपके सूट कर रही है। फिर इसमें थोड़ा सा लेटर वो स्पेसिंग है, लेटर के अंदर स्पेसिंग है, तो जो हम बोल रहे हैं वैसे ही होगा कोई ना कोई प्रॉपर्टी। तो आप क्या हो गया, लेटर स्पेसिंग है जी 1 पिक्सल की या 2 पिक्सल्स की हम दे देते हैं, तो वो थोड़ी सी कम होगी, तो हम इसको कहते हैं कि 20 पिक्सल्स की दे देते हैं। तो ये ज़्यादा हो जाएगी, 10 की कर लेते हैं, ये ठीक हो जाएगी। सही होगी बात। तो ये है। अच्छा, एक चीज़ हमारी और नोट करेंगे हम, हमारी वो जो ऊपर वाली बार आप देख रहे हो, ठीक है, एक तो सबसे पहले वो काफ़ी उसका टेक्स्ट छोटा है, तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। सही है। हमारी ये थी नैव बार BTNs ये थे, हमने इसको दी हुई थी फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल दिया हुआ था, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। सही है, ठीक है। और हमने इसका जो SVG था उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम कह लें 16 ही दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, 16 ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसको भी सर्च आइकन को भी थोड़ा 16 कर लेते हैं। सही है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसका भी आप देख रहे होगे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा है, तो हम इसको क्या करते हैं, अच्छा टेक्स्ट में भी आप एक चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरी सारे वेब पेज पे एक ही टेक्स्ट हो, तो आप क्या करोगे, आपने ये जो शुरू में स्टैरिक वाले लगाई हुई थी, तो आप इसको फ़ॉन्ट दे दोगे, आप कहोगे फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ हो, मतलब आप जितने भी HTML के टैग्स आगे बनेंगे उसका जो टेक्स्ट होगा वो सैंस सेरिफ होगा, तो आप देखोगे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जी। सही है। तो इसको फिर हमारा सर्च आइकन, हाँ, सर्च आइकन के बारे में मैं कह रहा था, वो ये है कि सर्च आइकन अब आपका यहाँ पर है, लेकिन उनका सर्च आइकन अगर आप देखो तो वो बिल्कुल आखिर में था, ये छोटा हो गया, इनका सर्च आइकन आखिर में था। तो अब इसको आखिर में कैसे लेके आना है, हमने इसको प्रॉपर्टी एक दी थी ऊपर ये वाली सर्च आइकन वाली, हमने इसको प्रॉपर्टी दी थी मार्जिन की प्रॉपर्टी इस तरह दी थी कि अब उसने क्या देखा, मार्जिन लेफ़्ट भी किया, मार्जिन राइट भी किया, मार्जिन टॉप से और बॉटम से सारों को ऑटो कर दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट से ऑटो हो। सही है, बाकी सारे वो सेम रहे। तो हमने इसको क्या करना है, हमने लेफ़्ट कर देना, तो वो आपका बिल्कुल आखिर में हो जाएगा। सही है, तो ये आखिर में चला जाएगा। और ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आपको समझ नहीं आ रही कि किस तरह हुआ है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट दोबारा इंस्पेक्ट पे जाओगे, आप इसको क्लिक करोगे इस एरो के आइकन को, और आप देखोगे कि ये कैसे हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये मैं नैव बार में हूँ, तो नैव बार के अंदर ये इतनी स्पेस ले रहा है, मतलब ये सारी की सारी स्पेस ही ले रहा था, सर्च आइकन जो था वो सारी स्पेस ले रहा था। तो हमने इसको एडजस्ट करने के लिए लेफ़्ट कर दिया, ठीक हो गया, हमने इसको लेफ़्ट कर दिया तो वो लेफ़्ट हो गया। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अभी हमारा थोड़ा सा वैसा हो रहा है जैसा ये है। सही है, हम इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करें तो हमें पता चलेगा, इसको हम ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि थोड़ा हमारा थोड़ा शेप ऐसी आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब हम इससे नीचे जाते हैं। अबाउट मी सेक्शन है, ये तो बहुत आसान है, पैराग्राफ टाइटल है और सारा कुछ है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि हम इंडेक्स में जाएंगे, हम कहेंगे एक डिव लगाते हैं। देखो, हम सेक्शंस जो हैं वो डिव में बना रहे हैं, सेक्शन सारे डिव में बना रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारा H2 टैग है और उसमें है अबाउट सेक्शन है, और ठीक है, अबाउट सेक्शन है हमारा, और हमने क्या किया है, हमारा ये अबाउट सेक्शन आ गया। अब उनका अबाउट सेक्शन सेंटर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक क्लास दे देंगे, हम उसको कहेंगे डिस्क्रिप्शन। अच्छा, आप एक ऐसा काम भी कर सकते हो, आप एक क्योंकि हो सकता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर और भी बहुत से जगह इस्तेमाल करो, तो आप एक जेनेरिक क्लास बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डॉट टेक्स्ट अलाइन
डॉट टेक्स्ट सेंटर की क्लास बना देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन आपने कहा, और इसको सेंटर कर दिया, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ भी जिस टेक्स्ट को भी सेंटर करना होगा, तो आप इसको पकड़ोगे, इसको कॉपी करोगे इस टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट सेंटर को, और यहाँ पेस्ट कर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली सारे हो जाएंगे। तो मतलब ये आपको बार बार टेक्स्ट लाइन सेंटर CSS में जाके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक क्लास बना दो और आप उसी को बार बार इस्तेमाल कर लो। ये भी एक फ़ायदा है, ठीक है। अगर आपने कोड ज़्यादा लिखने कोड से बचना है, सही होगी बात। अब आपका देखा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो गया, ठीक है। फिर हम इसको एक नई प्रॉपर्टी दे देते हैं, आप उसको कह लें कि अबाउट हेड है, अबाउट हेडिंग है ये। तो हम इसको अबाउट हेडिंग में अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं कि डॉट अबाउट हेडिंग, और यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा वो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क है। तो हम कौन सी क्या इस्तेमाल करेंगे कि वो हमारा भी नीचे हो जाए। हाँ समा, मैंने आपको बताया था मार्जिन टॉप होगा, मार्जिन टॉप करेंगे। तो हम इसको मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप दे देते हैं 40 दे देते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा नीचे हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद ये उसने टेक्स्ट जो है वो किया हुआ है इटैलिक में, ठीक है। हम इसको इटैलिक में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे आएंगे नीचे पैराग्राफ, और हम इसको लिख देंगे। अब ये जो ये टेक्स्ट जो है वो इटैलिक है, तो इटैलिक में कैसे होगा कि हमारे पास टैग होता है इसका इटैलिक का। तो हम इसको क्या करेंगे कि आई, और इसको ख़त्म करेंगे टैग को, और इसको टैग को कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये देखोगे आप इटैलिक में आ जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको हम बॉडी का टैग को थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि हमें थोड़ा सा नज़र अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। डायरेक्ट बॉडी का लिखते हैं और हम कहते हैं कि मार्जिन बॉटम 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमें नज़र सही आ जाएगा, सही है, सही हो गया। अब हमने इसको टेक्स्ट सेंटर करना है, इटैलिक को भी सेंटर करना है। तो हमने एक क्लास एक बनाई हुई है पहले से ही, तो उस क्लास का नाम आपको पता है टेक्स्ट सेंटर है, टेक्स्ट सेंटर है। तो हमने इसको सेंटर कर दिया, सही होगी बात, ठीक है। अब नीचे सिंपल पैराग्राफ है, उसके बारे में मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले इसको हम ऐसे कॉपी करते हैं और पैराग्राफ बना लेते हैं। हम टैग लगाते हैं पी का और सेव कर लेते हैं इसको, तो ये हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। अब इसको आओगे तो ये हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। हाँ, इसको हम मार्जिन्स दे देंगे, और जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको कहेंगे कि क्लास, हम कहते हैं पैरा मेन, ठीक है। और इसको हम कह दे देंगे, हम इसको नीचे आएंगे और हम यहाँ पे कहेंगे कि डॉट पैरा मेन, हम इसको कहेंगे मार्जिन दे दो हर तरफ से मार्जिन इसका 30 पिक्सल। अगर हम इसको वही प्रॉपर्टी दे दें, क्लास दे दें, तो दोनों को नहीं लग जाएगी ये? कौन सी वाली? आई लव फोटोग्राफी और ये नीचे वाला पैराग्राफ है। हाँ हाँ। अगर हम इनको मार्जिन टॉप एक अलग से क्लास बना लें या प्रॉपर्टी दे दें इसको आई लव फोटोग्राफी को, हाँ मैं कह रहा हूँ कोड थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा ना अगर हम इसको क्या करें। देखें अबाउट के अंदर भी हमने मार्जिन टॉप दिया, अबाउट के यहाँ पे अगर हम गए अबाउट, इसकी बात कर रहे हो? हाँ जी, हाँ दी है, इसको प्रॉपर्टीज दी हैं। हाँ हाँ। तो नीचे वालों की भी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ उसके अंदर अटैलिक है। हाँ, अटैलिक हाँ, तो, हाँ, तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वही प्रॉपर्टीज हम उसमें दोबारा यूज़ कर लेते हैं, क्लास एक ही बना देते हैं उनकी। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने दिया हुआ है 50-40 दिया हुआ है, शायद सिर्फ टॉप से दिया हुआ। सही है। और लेकिन हमने इस टेक्स्ट को चारों तरफ से देना है, ठीक है, इस वजह से मैंने चेंज किया था। सही है। तो वैसे जिस तरह आपको सूट करता है, अब ये आप पर है कि आप किस तरह ज़्यादा जो है ना वो उसको करते हो। सही है, ठीक है। अब आप ये हो गया। अब इसको हम देखें तो अच्छा, इसमें अब आप देखोगे कि पैरा मेन के अंदर भी आप आओगे तो आप कह सकते हो कि टेक्स्ट
फॉर एग्जांपल टेक्स्ट अलाइन है आपका, आप इसको कहते हो कि जस्टिफाई करना है मैंने टेक्स्ट अलाइन को, तो वो आपका बिल्कुल वैसे हो जाएगा जस्टिफाई के तरीके से। तो मेरा ख्याल है जस्टिफाई ज़्यादा बेहतर लग रहा है। हाँ ठीक है, तो वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, ठीक है। आप इसकी लाइन भी चेंज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि लाइन हाइट है, इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दो, 10 पिक्सल कर दो, तो आप देखोगे वो काफ़ी छोटा सा हो गया है, ठीक है। इसकी लाइन हाइट आप इंक्रीज़ करके 50 कर दोगे अगर, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के इसको ठीक कर देना, मतलब 30 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सही है। तो ये हमारा पेज अभी तक बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, सही हो गया, ठीक है। और उनका कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, सही। अच्छा एक चीज़ और थी यहाँ पे कि जब वो इनकी देखें, जैसे हम इसको नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उनकी जो टॉप बार है वो वहीं पे है, ठीक है। हमारी टॉप बार जो है वो स्क्रॉल करते गुम हो जाती है, ऐसे ही, ठीक है। इसको हल कैसे करना है, आपने उसी वापस नैव बार पे जाना है, आप जाओगे इधर आ जाते हैं हम, तो आप जाओगे, हमारी जो नैव बार है, हमने नैव बार किसको दिया हुआ है, हमने ये नैव बार की क्लास की प्रॉपर्टी दी हुई है। हम इस नैव बार को क्या कहेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव है, हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, तो हम इसको कहेंगे कि पोजीशन इसकी है फिक्स्ड, ठीक है, ठीक है। फिक्स्ड करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, तो गायब हो जाएगी। अब गायब होगी, कहाँ चलेगी पता नहीं हमें, लेकिन इसको कैसे करेंगे हम। अच्छा एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि इस पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये भी एब्सोल्यूट की तरह काम करती है, लेकिन ये स्टैक जो जितना भी आपका वो होता है ना कंटेंट होता है, उसके पीछे छुप जाती है। ये आपकी बार अभी भी मौजूद है, लेकिन वो उसके पीछे छुप गई हुई है, सही है। ये क्या होता है कि उसके पीछे चली जाए। अब ये जो हमारी नैव बार है वो उस इमेज के पीछे छुपी। अगर हम इसको कोशिश करें ना निकालने की, तो हम इंस्पेक्ट में जा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि हमारी जो नैव बार है वो आप देखोगे यहाँ पर है, ठीक है, वो है यहाँ पर ही, लेकिन वो पीछे छुपी हुई है, ठीक है। वो अब देखो, अब उसको हाईलाइट कर रहा है, ब्लू कलर का जो है ना, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई है। तो उसको निकालते हम कैसे हैं, उसको निकालने का एक तरीका होता है कि आप ऐसे आओगे, यहाँ पे आए, आपने कहना है कि इसका जी इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी होती है। जी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि उसकी कौन सी लेयर पे, HTML की कौन सी लेयर पे वो आएगा। तो हम कहेंगे कि इसको सबसे ऊपर ले आओ, मतलब जितना भी कंटेंट HTML पे आएगा उसको उससे सबसे ऊपर ले आओ। तो वो उसको क्या करेंगे हम, जी इंडेक्स, वैसे इसकी प्रॉपर्टी 0 होती है, 0 या 1 होती है, तो हम इसको अगर 1 करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसको हो सकता है आपके HTML में और भी जी इंडेक्स हो जिसकी प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा हो, तो आप थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इतना कर दिया, तो बस 3-4 0 और लगा दिए तो कोई मसला नहीं है, सही है। तो आपका वो ऊपर रहेगा। अच्छा अब इसका कलर हमने इसको कोई दिया नहीं था, तो हम इसको कलर देंगे कोई, हम इसको कलर दे देते हैं वाइट। कलर हम कहते हैं इसका वाइट है, तो आपका कलर वाइट हो गया। अब देखो कलर वाइट हुआ तो हमारा ये जो है ना, सॉरी कलर नहीं, हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट देते हैं, ठीक। अच्छा अब आपने देखा इसको वाइट हुआ तो ये इतना ही है, ठीक है। हालांकि हमारी नैव बार फुल है, तो वो उसको पोजीशन में एक यहाँ पे मसला ये भी आ जाता है कि विड्थ का मसला आ जाता है। तो विड्थ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल विड्थ दें और उसको 100% कर दें, ठीक है। तो आपकी अब 100% पे हो गई है। तो अब आप नीचे इसको करोगे तो वो आपके साथ ही नीचे आएगी, सही है जी, सही हो गया बात जी। अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ इमेज है, सही है। उसके बाद ये बनाते हैं हम, सही है। अच्छा इसको हम कैसे बनाएंगे, अब सेम वही पैटर्न जो हमने पहले इस्तेमाल किया, वो क्या है, जो हमने इसको स्ट्रेट करने के लिए किया है वही पैटर्न हमने इसको स्ट्रेट करने के लिए करना है, सही हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, हम अपने HTML में आएंगे, हम नीचे आएंगे फुल, और हम कहेंगे div लगी है, और हम इसको 2 divs में कन्वर्ट कर देंगे। 2 divs हैं,
ठीक है, एक ये डिव है और एक ये डिव है, ठीक है। इस डिव में हम इमेज रखेंगे अपनी, ठीक है। इमेज हम वही सेम रख लेते हैं जो हमने ऊपर रखी हुई है, ताकि हमें बार बार इमेज ना कोई उठानी पड़े, ठीक है। माउंटेन्स वाली इमेज, ठीक है, हमने वो इमेज रख ली, ठीक है। और हम नीचे ये वाला टेक्स्ट भी कॉपी कर लेते हैं, सही हो गया। ये हमारी इमेज आ गई, इसको हम टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट भी कॉपी कर लेते हैं, सही हो गया, ठीक है। अब देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इमेज लगी हुई है और उसके नीचे हमारा ये टेक्स्ट आ रहा है। अब इसको चेंज, हाँ, अब इसको चेंज कैसे करना है, वही फ्लेक्स लगाएंगे हम कहते हैं इस मेन डिव को हम एक क्लास दे देते हैं, हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे हमारा है, मेरा ख्याल है अबाउट मी कंटेनर, ठीक हो गया। हम इस अबाउट मी कंटेनर को कहते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं हम और हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इसके नीचे आएंगे और डॉट लगाएंगे और पेस्ट करेंगे और इस तरह करेंगे और हम कहेंगे डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, सही हो गया। ये फ्लेक्स बॉक्स में शो हो रहा है, ये फ्लेक्स है जो आपने फ्लेक्स हाँ बॉक्स हाँ हाँ हाँ, ये वही है, ये फ्लेक्स बॉक्स ही है। तो एक जगह हमने स्पैन भी यूज़ किया था, वो स्पैन नहीं, वो स्पैन से नहीं होगा ये, क्योंकि हमने इसको किसी और तरीके से करना है। अगर इसको स्पैन करेंगे, अगर हम इसको स्पैन करके देख लेते हैं, बल्कि ये हो सकता है शायद उस स्पैन से हो जाए, लेकिन हमने इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ दूसरी किस्म की लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको स्पेसिंग भी देंगे और हम इसको आगे पीछे भी करेंगे, तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि जो एक ग्रिड की तरह बनाए, ठीक है। ये फ्लेक्स बॉक्स जो होता है ये ग्रिड बनाता है और ये फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इस वजह से इसके ऊपर ग्रिप जो रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रिड की तरह काम करता है, कॉलम्स और रोज़ में डिवाइड कर देता है सारे के सारे कंटेंट को, ठीक है। तो ये इस वजह से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इस वजह से मैं ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, ठीक है। तो अब हमने इसको फ्लेक्स लगा दिया। अब इसका जो थोड़ा सा हम इसमें वो कर देते हैं, मार्जिन दे देते हैं दो साइडों से, ठीक है। मार्जिन हम देते हैं इसको, हर तरफ से इसको मार्जिन दे देते हैं 50 पिक्सल्स की, तो हमारा ये 50 पिक्सल्स की मार्जिन होगी, हर तरफ से इसकी 50 पिक्सल मार्जिन होगी। फिर हम इसको थोड़ा सा और इसको चेंज सेट करें, तो हम इसके टेक्स्ट में जाएंगे, इसको हम क्लास देते हैं कि अबाउट मी टेक्स्ट है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं और डॉट लगाते हैं, अबाउट मी टेक्स्ट है, सही हो गया। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, अबाउट मी टेक्स्ट को क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा कह लो आप, इसकी भी थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं चारों तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल मार्जिन लेफ़्ट से तो करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हाँ, इसकी स्पेसिंग करने से पहले एक और चीज़, हम इसको क्या करते हैं कि ये जो हमने दिया हुआ है इस अबाउट मी जो कंटेनर है, ठीक है, इसको हमने क्या दिया था, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसकी प्रॉपर्टी एक और देखते हैं हम फ्लेक्स बॉक्स की, वो ये है अलाइन आइटम्स, ठीक है। अलाइन आइटम्स सेंटर हो जाएगा उससे जी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि उसने इस सारे डिव के कंटेनर को पकड़ा हुआ है और उसको सेंटर कर दिया है। उसमें जो डिव्स नीचे उसके आ रही थी फ्लेक्स बॉक्स से, उसको उसने सेंटर कर दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी दूसरी भी होती है, एक जस्टिफाई कंटेंट की भी होती है, लेकिन वो इधर अभी इस वक्त चलेगी नहीं, क्योंकि उसमें जो पूरा जो विड्थ है उसकी वो एक ही है। अगर उसकी विड्थ तो जब छोटी होती है, चेंज होती है, तो वो वहाँ पे चलती है, लेकिन उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे अगर जहाँ पे नीचे ज़रूरत पड़ेगी अगर, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी एडिशन प्रॉपर्टी हुई है इसके अंदर, अलाइन आइटम सेंटर की, सही होगी बात। अच्छा, अब इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे, हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन सारी तरफ से देते हैं 40 पिक्सल्स, तो आपके पास थोड़ा सा हुआ। इसको लाइन हाइट कर देते हैं इंक्रीज़, इसकी हम लाइन हाइट इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइन हाइट 30 पिक्सल्स कर देते हैं इसको,
ठीक है 30 ज़्यादा हो गया शायद, 25 कर देते हैं, 25 कर देते हैं। और इसके बाद हम इसको टेक्स्ट लाइन भी कर देते हैं, टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, सही हो गई बात। तो हमारा पेज अब थोड़ा सा सही हो रहा है, ठीक है। ये अब थोड़ी स्टाइलिंग अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो चेंज हो रही है, सही हो गया। अच्छा, अब हमारा है ये सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन। अच्छा, इसमें कौन सा सेक्शन, अगर हम एक लास्ट सेक्शन इसमें बनाते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में सारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसमें एक लास्ट सेक्शन बना के फिर हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं और फिर आगे अगले सेशन से कंटिन्यू करेंगे। तो कौन सा सामा बनाया जाए सेक्शन इसमें? ये इमेजेस सेंटर वाला कर लेते हैं, इमेजेस वाला कर लें। ये इमेजेस सेंटर कर देना, ये सारे के देखें एक जैसे मार्जिन है और ग्रिड सी बनी हुई है। हाँ, ये वाला कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर हम यही इमेजेस रिपीट कर लेते हैं। हाँ, एक इमेजेस रिपीट कर लें, एक इमेजेस। हाँ चलो एक इमेजेस रिपीट कर लेते हैं, सही है। इसको फिर हम क्रॉस कर देते हैं, इमेजेस वाला सेक्शन कर लेते हैं। हम इसको करते हैं डिव और हम इसको कहते हैं, ये है हमारी नई डिव। अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे क्लास, हम इस डिव को एक क्लास दे देते हैं, हम कहते हैं गैलरी के नाम से, गैलरी कंटेनर। ठीक हो गया। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले आते हैं, हम डॉट लगाते हैं और इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। अच्छा, हमने इसको अब आप कह रहे हो एक इमेज देते हैं, सही है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो इमेज है इसको थोड़ा सा छोटा करना है, इमेज को थोड़ा छोटा करना है। जो टेक्स्ट है, हाँ वो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ना हिले, वो उसकी बिल्कुल ये वाला टेक्स्ट बिल्कुल ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक रहे, और ये इमेज थोड़ी छोटी हो जाए। इमेज थोड़ी छोटी हो जाए, इमेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इमेज को आपने छोटा अगर करना है तो यहाँ पे आप लगाओगे विड्थ लगा दो, ठीक है। विड्थ वाइज छोटा कर लेते हैं, कह लो आप 100 लगा लो अगर, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल फ़र्क पड़ा होगा। इसको आप ऐसा करते हैं, वो एक मिनट हाइट भी लगाते हैं, हाइट लगाते हैं 100, ठीक है। ये ज़्यादा छोटी हो गई है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है बार बार आप कर रहे हो 100 कर रहे हो और 120 कर रहे हो, आपका एडजस्ट नहीं हो रही, इमेज नहीं एडजस्ट हो रही, तो आप क्या करोगे, वापस इंस्पेक्ट पे जाओ और आप इस इमेज को सिलेक्ट करो, ठीक है। और फिर आप ऐसा करो कि ये देखो आपको सारी इसकी प्रॉपर्टीज नज़र आ रही होगी, तो आप इसको, इसके नंबर को इस तरह भी चेंज कर सकते हो, बार बार देखने के लिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सेम जल्दी से आप चेक कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो मैं यहाँ पे इसको रख लेता हूँ, जैसे 200 पे मैं रख लेता हूँ, इसको 200 पे रख लेता हूँ और इसको भी 200 पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो वो इस तरह भी आप देख सकते हो कि अगर आपको इमेज ज़्यादा बेहतर नहीं लग रही, तो मेरा ख़्याल है इसको हम विड्थ में ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए हमें, हाइट कम रहने। ये विड्थ और हाइट डायरेक्ट दोनों में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखा, ये इस इमेज का फ़र्क है जो मैं आपको बता रहा था, SVG और उसका। अब इसको हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह हो नहीं रहा। उसकी वजह यही है कि ये एक रास्टर इमेज है, तो जब हमने उसको अपने हिसाब से विड्थ और हाइट देने की कोशिश की है, तो वो सारा उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। तो ये चीज़ SVG में नहीं होती, सही है। अब ये इसको हम छेड़ेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी, सही है जी। तो इसको मेरा ख्याल है हम इसको वैसे ही कर देते हैं जैसा था, सही है। अगर इसको हमने थोड़ा, अगर हमने छोटा करना है तो हम इस कंटेनर को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्लास देते हैं और हम कहते हैं इमेज कंटेन, ठीक है। इस इमेज कंटेन की हम जो विड्थ है वो हम छोटी कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है वो हम कम कर सकते हैं, और कम करके हम 500 पिक्सल कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इंस्पेक्ट में जाओगे
और आप इसको ऐसा करोगे, ऐसे करके, तो आपको ये मिलेगा, ये कंटेनर आपने लगाया और यहाँ पे आपने 500 दिया था, तो आप इसके ऊपर होवर करोगे तो आपको एक इस तरह की लाइन, ड्रैगेबल लाइन में, अब माउस को ऐसे पकड़ के ऐसे करोगे तो वो ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नज़र आएगा कि ये देखो कितना रियल टाइम में चेंज हो रहा है, सही है, ये सबसे बेहतर तरीका। हाँ, थोड़ी सी आप बड़ी करोगे तो आप जहाँ पे कहते हो मैं वहाँ पे रोक दूँगा जी, सही है इतना। जी, मैं असल में ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ, अगर आप वो टेम्पलेट खोलें जो हम फॉलो कर रहे हैं, ये वाली, हाँ, ये देखें, अब इसके अंदर जो हमारा जो टेक्स्ट है वो एक स्टेप ऊपर है और ये एक स्टेप नीचे है इमेज। उसकी वजह ये है कि उन्होंने वहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, वो इस वजह से है। मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि मुझे ये तरीका आ जाए इसको, ऐसे भी हो जाएगा। अब देखो ज़रा, इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि वो इमेज के ऊपर आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल H2 के साथ हम कहते हैं उसामा, ठीक है, ऊपर आ गया। अब आप इसको ऐसे करोगे कि इस इमेज को ख़त्म कर दो, तो ये होगी हमारी हेड इमेज, और ये हमने ऊपर लिख दिया, वो हमने रिमूव कर दी, वो जो हमने उसको विड्थ दी थी वो 500 पिक्सल वाली, वो रिमूव करके अब ये इस तरह हो गया। अब वो आप कह रहे हो कि टेक्स्ट वो नीचे आ रहा है और वो इमेज ऐसे आ रही है, ठीक है। अब वो आप ऐसे कर लो कि हमने इसको क्या, इसको हम कह देते हैं, हमने वो जो प्रॉपर्टी बनाई थी टेक्स्ट सेंटर वाली, इसको हम सेंटर कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर हम इसको देते हैं कि इमेज img हेड, या हम इसको ऐसे करते हैं कि ये जो इमेज हेड इमेज है इसी को हम लेके चलते हैं, और हेड इमेज हमारी ये है, इसी को हम बल्कि हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि हेड इमेज टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं हम, सही है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे जब सेव करेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि इधर आएंगे वापस और यहाँ पर डॉट लगा के दोबारा यहाँ पर आएंगे और हम कहेंगे मार्जिन दे देंगे, हम थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे देंगे, क्योंकि टेक्स्ट के नीचे से हमने करना है, तो मार्जिन बॉटम दे देंगे, हम कहेंगे 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है क्या। तो हमने 20 पिक्सल नीचे का, अब देखोगे टेक्स्ट, लेकिन अब भी देखो आपका टेक्स्ट जो आपने बात कर रहे हो वो कि उनका टेक्स्ट वहाँ से शुरू हो रहा है, वो लेकिन हमारा टेक्स्ट अभी भी नीचे से शुरू हो रहा है। हमने इसको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्जिन दी हुई है हमने, ठीक है, अबाउट मी कंटेनर को, सारे के सारे कंटेनर को हमने वो दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमने एक चीज़ ये दी हुआ है कि मार्जिन, इसको हमने जो अबाउट मी टेक्स्ट जो है, जो ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी हमने टॉप मार्जिन दिया हुआ 40 पिक्सल्स का जी। तो अगर हम इसको हमने साइडों से रख लें लेकिन सिर्फ टॉप से नहीं ज़ीरो रखना, तो वो मैंने आपको शुरू में एक चीज़ बताई थी कि इसको आप ज़ीरो कर दो और बाकी सबको 40 पिक्सल्स कर दो, 40 पिक्सल्स और 40 पिक्सल्स, ठीक है, टॉप राइट और, सही है, वो जो शुरू में मैंने चीज़ बताई था, ये टॉप हो गया, ये लेफ़्ट राइट हो गया, और ये बॉटम और ये लेफ़्ट हो गया। तो अब देखोगे आप हमारा वो चीज़ बन रही है जो आप जिसकी बात कर रहे हो, सही होगी बात। तो इस तरह ये हो गया, ओके जी, बेहतरीन। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, सही है, ये कुछ नहीं, आइकन है वो प्लेस कर लेंगे। हाँ, वो आइकन तो पुराने मेथड से मसला नहीं है, वो तो इजी सीन है। उसी डिव में होगा ना ये? हाँ, उसी डिव में आपने आइकन जाके, जहाँ पे उसामा मैंने लिखा हाँ, हुआ उसी डिव के, वहाँ पे, हाँ, उसी डिव के अंदर आपने जाके आइकन जो है वो प्लेस कर देना, तो वो आपका आइकन आ जाएगा, सही हो गया। अब हम गैलरी बनाते हैं। अच्छा जी, हम गैलरी बनाएंगे। अब हमारे पास गैलरी है जी, हमने ये गैलरी रखी है, हमने इसके अंदर इमेजेस रख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कॉपी करते हैं, इस वही इमेजेस जो हमने रखी हुई हैं। ये तकरीबन कितनी इमेजेस होंगी? 8 जी, 8 इमेजेस हैं। तो 8 की 8 इमेजेस हम यहाँ पे रख लेते हैं सेव करके, और हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, ये जो क्लिक किया है इमेज पे और वो ओपन हो गई है वो इमेज,
ये जावास्क्रिप्ट से हुई है, ठीक है। ठीक वो है। हमारा अगला स्टेप होगा, ठीक है। वो 2-3 लेसन्स के बाद हम इस चीज़ पे आएंगे कि ये क्लिक कैसे हो रहा। अच्छा, ये इमेजेस आ गई और ये सारी की सारी 8 इमेजेस आ गई। तो जी। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस सबसे पहला काम हमने करना है, पहले तो इसको अलाइन करना है। ठीक है। सही है कि हमने इसको अलाइन कैसे करना है। अलाइन हमने सिंपल वही चीज़, हमने कंटेनर लिखा हुआ है, हमने कहना है कि जी डिस्प्ले। अच्छा, इन प्रॉब्लम्स को हमेशा डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं देखना कि इमेज गैलरी बनी है, अब इसको कैसे बनाना है, पूरा इसके मार्जिन भी है, ये भी है, डिवाइड कर देना है। सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है। सबसे पहला काम हमने करना है अलाइन करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ये सारी एक लाइन में हो गई है, सही होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, इसके अंदर क्या हुई है कि हमने इसको मार्जिन दे देते हैं हर तरफ से, ठीक है। मार्जिन दे देते हैं हर तरफ से 50 पिक्सल्स का, ठीक होगी बात, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि इस इमेज गैलरी के अंदर, कंटेनर के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनकी जो विड्थ है वो 100% कर देता है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। अच्छा, तो फिर हमने इसको ज़्यादा ये करना है, विड्थ को हमने 50% कर देना है। अच्छा, हमने एक गलती की है, वो गलती ये है कि हमें चाहिए था कि इस इमेज के अंदर जो है वो हम कंटेनर्स लगा के करें, ठीक है। 4 एक में होता, हर एक इमेज का एक कंटेनर हो और उस कंटेनर के अंदर वो इमेज पड़ी हो और फिर उसको हम उस तरह लेके चलें, फिर उसको हैंडल करना बड़ा आसान होता, सही, ठीक है। तो हम इसको अब ऐसे ही करेंगे कि हम इसको कंटेनर्स में रख देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इमेज को कट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और बाकी सबको हम ख़त्म कर देते हैं, सही है। हम दोबारा से इसको करते हैं 2 4 1 2 3। जिस तरह हमने शुरू में बटन्स बनाए थे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, हाँ, नेव बार के। तो ये बेहतर, इसी वजह से बेहतर ये होता है कि आप डिव्स, मैंने इसी वजह से बताया था, बेहतर ये होता है कि आप कंटेनर्स के अंदर चीज़ें रखो, ठीक है, ताकि वो चीज़ें मैनेजेबल रहें। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो कि डिव के अंदर, इमेज गैलरी के अंदर, गैलरी कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं उसकी हाइट जो है वो विड्थ जो है 50% कर दो, है। तो अब वो आपके पास वो एक चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको अब इस तरह भी कर सकते हो कि भाई सिर्फ हाइट 50% ना करो, आप कह सकते हो कि 100 पिक्सल्स कर दो और इसकी हाइट भी 100 पिक्सल्स कर दो, HEIGHT 100 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। तो वो आपको एक इस तरह की शेप देना शुरू कर देगा कि 100 पिक्सल और 100 पिक्सल हाइट हो जाएगी, ठीक है। और आप ऐसा कर सकते हो फिर कि इस इमेज के अंदर, इमेज डिव के अंदर, क्योंकि अब वो है तो 100 पिक्सल लेकिन उससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप इसको कैसा कर सकते हो कि इस गैलरी कंटेनर के अंदर जितनी भी इमेज है, IMG टैग्स हैं, उन सारों की विड्थ जो है वो भी 100% कर दो, ठीक हो गया। अब देखो आपके पास एक चीज़ आ रही है, ठीक है, एक फ्लो आ रहा है, यानी आपने क्या किया, अब उसको 100% करके आपने, पहले क्या हो रहा था, आपके डिव से वो इमेज बाहर निकल रही थी क्योंकि वो इमेज बड़ी थी और आपका डिव आप कह रहे थे 100% है, जबकि वो इमेज कह रही थी मैं 100% हूँ नहीं, मैं इससे बड़ी हूँ। तो आपने क्या किया, उस इमेज को भी कंट्रोल में लेके आ गए, आपने कहा कि इस डिव के मुताबिक 100% हो जा, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या हुई, उस डिव के मुताबिक 100% होगी, ठीक है। पहले आपने इसको 100 विड्थ और हाइट दे दी डिव को और फिर उसने 100% कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हम इसको 200 कर देते हैं, 200 करके चेक करते हैं कैसा लग रहा है, ये ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इसको एक लाइन में लेके आना जी, दो लाइंस में लेके आना। अब एक प्रॉपर्टी होती है इसी के अंदर, उसका नाम होता है फ्लेक्स रैप के नाम से, फ्लेक्स रैप के नाम से। जहाँ पे आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है ना, उसी इसके अंदर, ब्रेसेस के अंदर फ्लेक्स रैप लगाना आपने, उसको आपने कहना है फ्लेक्स, यहाँ पे होता है, अब इसको कहोगे फ्लेक्स रैप और आपने कहना है रैप, सही। तो ये क्या करता है
कि पहले वो ये कर रहा था कि आपने जब फ्लेक्स रैप नहीं लगाया था तो वो ये कर रहा था कि एक लाइन में उसको सारा कुछ एक लाइन में ही एडजस्ट कर रहा था। जब आपने उसको फ्लेक्स रैप लगा दिया, उसने कहा नहीं, एक लाइन में नहीं मुझे करना, मेरे पास जगह है, जैसे ही मेरे पास लाइन ख़त्म हो तो मैं अगली लाइन में चला जाऊँ। ठीक है, तो उसने अब क्या किया, उसको अगली लाइन में ले आया। सही होगी बात। लेकिन अभी भी हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आया। ठीक है, अभी हमारी 1 2 3 4 5 इमेजेस ऊपर है और 3 इमेजेस नीचे, एक इमेज और नीचे होनी चाहिए। सही है, तो वो कैसे हो सकती है? वो उसका एक आसान हल ये है कि आप इसको हाइट जो है, इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ कर दो। सही है, और वो आपकी लाइन में हो गई है। सही होगी बात। अच्छा, इसका और भी हल है। इसके हल आपका ग्रिड सिस्टम है इसका हल, लेकिन वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ग्रिड सिस्टम जो होगा, ठीक है, कि वो थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल हो जाएगा, तो वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको बेसिक हल बताया कि आप इसकी हाइट इंक्रीज़ कर दो तो उसको लगेगा अच्छा, विड्थ हाइट इंक्रीज़ कर दो उसको लगेगा अच्छा, ये जो है आपका लाइन आपकी ख़त्म हो रही है, अब अगली लाइन से आपने शुरू करना है। अच्छा, अब इसमें और क्या चीज़ें रहेगी कि हमने इसको थोड़ा सा स्पेसिंग देनी है। हाँ जी, मार्जिन देना। वो कैसे देंगे हम, कि हम इसी के अंदर कह देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हम कहते हैं कि ऐसा करो कि मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट जो है, राइट कर लेते हैं, 10 पिक्सल्स दे दो। ठीक है, तो थोड़ी सी आपके पास स्पेस आ जाएगी। सही हो गया। अब आपके पास वो सेक्शन जो है वो खाली आ रहा है। ठीक है, उस सेक्शन को हम फिल अच्छा, अब आ गई हमारे पास वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में बात कर रहा था। वो सेक्शन अब खाली आ रहा है, उस सेक्शन को फिल कैसे करना है? आपने कहना है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक, आपका सेंटर में हो गया सारा। सही होगी बात। अब आपकी चीज़ें सारी सेंटर में हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आ रही है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला गैप है ना, इस इमेज के जो जब लाइन कट हो रही है तो नीचे वाला गैप बहुत ज़्यादा है। सही है, वो गैप इस वजह से, अब वो गैप कैसे क्यों ज़्यादा है? अगर आप इस डिफ को बैकग्राउंड कलर दे के देखो ना, बैकग्राउंड कलर रेड करो तो देखोगे ये हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने उसकी हाइट जो है वो क्या रखी है, 250 पिक्सल्स, जिसकी वजह से उसने वो गैप दिया। सही है, तो हम इसकी हाइट को जो है वो या तो ख़त्म कर सकते हैं या इसकी हाइट को डिक्रीज़ करके सिर्फ 50 कर सकते हैं, और वो अब उसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब लेकिन हम इसको ऐसे करते हैं, इसको थोड़ी सी और हाइट दे देते हैं। ठीक है, या इसको हम सिर्फ 80 तक दे, 200 तक भी कर दें तो ठीक रहेगा मेरा ख्याल है। ठीक है, अब ठीक है, लेकिन अब वो इमेजेस हमारी सारी ख़राब हो गई। सही, जो पहले आ रही थी हमारे पास। सही होगी बात। अच्छा, यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, 200 कर देते हैं, और 200 से भी कम कर देते हैं, थोड़ी सी 200 करते हैं, और अब ठीक है। सही है, और इसकी जो हाइट है वो भी एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ी सी 200 तक कर देते हैं, या हम 150 कर देते हैं, 100 कर देते हैं, 150 कर देते हैं। सही हो गया। अब हमारा थोड़ा सा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है जो हमें चाहिए था। तो ये एक पिक एंड चूज़ का सिचुएशन है। ठीक है, कौन सी चीज़ आपको कम करनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा करनी है, और फिर आपको वैसा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो आप सोच रहे हो वैसा आएगा। क्या इसको करने का एक, अभी तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीका बताया इसको करने का, इसको करने का एक बेहतर तरीका है, और वो ग्रिड सिस्टम है जो मैंने आपको कहा। ठीक है, वो ग्रिड सिस्टम अभी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन अगले सेशन में हम उस ग्रिड सिस्टम को देखेंगे, और हम देखेंगे एक चीज़ को, ग्रिड सिस्टम के बाद एक चीज़ को देखेंगे कि अगर आप जाओ इंस्पेक्ट में, और यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है ये लैपटॉप और मोबाइल का, इसको आप क्लिक करो तो आपका ये जो ब्राउज़र है ये आपको दिखाएगा कि आपकी ये जो वेबसाइट है, ये बड़ी वेबसाइट बड़ी स्क्रीन पे, छोटी स्क्रीन पे, उससे छोटी स्क्रीन पे कैसी नज़र आएगी। ठीक है, ठीक है,
तो अगर आप इसको छोटा करते जाओ तो वो आपको बताएगा कि ये कैसी नज़र आएगी, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर आप आ रहे हो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जहाँ पे लिखा है, इसको क्लिक करोगे तो इसको क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म के मोबाइल्स आ रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ iPhone 12 Pro, तो iPhone 12 Pro के ऊपर ये आपके वेबसाइट ऐसे नज़र आएगी और आप देख रहे होगे ये सारा का सारा टेक्स्ट ख़राब हो गया जी, सही है। ये जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा था ये सारा ख़राब हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है अभी सही तरीके से जी, जो कि हमें इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो अगले चीज़ में अगले सेशन में हम एक तो रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करेंगे, मीडिया क्यूरीज के बारे में, और दूसरा हम ग्रिड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सही है, कि हम किस तरह ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए अच्छी गैलरीज बना सकते हैं, और अलॉन्ग द वे जितनी भी चीज़ें आएंगी उसके बारे में बात करेंगे, और एक और अच्छी वेबसाइट के बनाने की कोशिश करेंगे जी, सही है इंशाल्लाह। और उस आपको कैसा लगा फिर आज का सेशन? आज काफ़ी नॉलेजेबल था ये पूरा सेशन, कि हज़म नहीं हो रहा। आप सब ने भी वेट किया, लेकिन इंशाल्लाह जब आपको ये मिलेगा काफ़ी इससे नॉलेज आएगी। हाँ इंशाल्लाह। और जो कोड में HTML में बंदा थोड़ा बोरिंग हो जाता है, लेकिन यार टेम्पलेट जब हमने फॉलो किया तो थोड़ा सा ये एंटरटेनिंग भी था, एक्साइटेड भी था। हाँ। और उससे ज़्यादा क्वेश्चनिंग आती है कि ये हम किस तरह हर चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन इसकी करेंगे। तो काफ़ी अच्छा आपने आज सोचा कि हम टेम्पलेट को फॉलो करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये। हाँ ये तो काफ़ी अच्छा काम हो गया। और इसके क्योंकि इसमें ये है कि इसमें HTML CSS और फिर आप जितना भी आगे प्रोसेस है वो ये है कि आपको जितनी प्रैक्टिस, जितना आप प्रोजेक्ट्स करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस इसमें होता जाएगा। तो इसका ये एक बड़ा वो है कि मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज बैठा और मुझे घंटे के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ बता दो CSS की, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, स्टेप्स चढ़ते जाओगे, आपको फिर प्रॉपर्टीज़ समझ आती जाएंगी कि आज अभी जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये पोजीशंस की बात की, ये इस पोजीशन में आपको शायद इतनी तरीके से समझ अच्छी ना आई होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर समझ आएगी अच्छा इस पोजीशन का मतलब क्या है, इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे नहीं यूज़ करना है, ऐसे ये पीछे। बाकी मैं ऑडियंस से ये चाहता हूँ कि वो भी ये जो टेम्पलेट हमने बनाया है, इस तरह के और बहुत से टेम्पलेट जो W3 स्कूल पे पढ़े होंगे, जो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा रिसोर्स है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी पड़ी होंगी। तो उसके अंदर से कोई भी टेम्पलेट उठा के ख़ुद बनाने की कोशिश करें, और वो कोड आपने मुझे भेजना है, ठीक है। मैं उस कोड को ख़ुद पर्सनली देखूंगा और हम दोनों बैठ के बल्कि देखेंगे, और हम एक सेशन भी रखेंगे कि जिसके अंदर हम उस कोड को लाइव देखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ कैसी है और कैसे उसको हम चेंज करके बेहतर कर सकते हैं, सही है, और कौन सी अच्छी प्रैक्टिसेस है। और वो कोड आपने मुझे भेजना है, मैं अब डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक दे दूँगा, हम डिस्कॉर्ड पे या फेसबुक ग्रुप्स में आ जाएंगे और उसमें हम बात करेंगे सारा कुछ, और आपने हमारे साथ बने रहना है, ठीक है, अगली वीडियो तक। ये इसका भी अपना ये जो आज हमने किया इसका भी कोड डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। हाँ, इसका भी मैं कोड जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में या किसी तरीके फाइल से मैं डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं शेयर कर दूँगा, ठीक है, ताकि आप इसको देख सकते हैं। सही हो गया बात?